एपिसोड 141 टू 150। धर्मपाल की अभिव्यक्ति अचानक जम गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और एक बेहद गंभीर स्वर में कहा, यह अजगर श्रेणी रक्तरेखा नारफुस वाला 8 तंबू वाला ऑक्टोपस है। कहा जाता है कि इसका पूर्वज तारा जीवों का एक प्राचीन प्रकार हेलू मछली था। इसकी रक्तरेखा बेहद पुरानी और शक्तिशाली है। 300 साल पहले एक पशु आपदा के दौरान यह एक शिखर दिव्य महागुरु की ताकत के साथ चू प्रांत में उतरा और चू प्रांत में मानव जाति पर हमला किया। अंत में इसे मेरे शौर्य मंदिर के एक प्रख्यात भिक्षु द्वारा दबा दिया गया था। इतने सालों से इसे शौर्य मंदिर की 72 दानव गुफाओं के तहत दबा दिया गया है। यह एक भयानक तारा जीव है जिसे शौर्य मंदिर ने दबा दिया। इतने सालों से ये चू प्रांत के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार अवशोषित कर रहा है। आर्यन दंग रह गया था। एक विशाल ऑक्टोपस, तंबू वाले प्राणी, लोहे की प्लेट स्क्विड, उबला हुआ स्क्विड, हॉट पॉट स्क्विड, प्याज स्क्विड, तला हुआ स्क्विड स्किवर्स, सूखा स्क्विड टेंड्रिल। कुछ सही नहीं लग रहा था। ऑक्टोपस और स्क्विड दो अलग अलग प्राणी लगते थे। फिर टाकोयाकी। आर्यन की तरफ देखते हुए जो चुप और गहरी सोच में था, धर्मपाल ने सोचा कि वह सदमे में अवाक था। ये सामान्य था। आखिरकार आर्यन का स्वभाव कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह केवल अपने शुरुआती 20वें दशक में एक युवा व्यक्ति था। इसके अलावा उसकी साधना ऊंची नहीं थी। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नारफुस जैसे एक शक्तिशाली प्राणी के बारे में सुनकर चौंक जाएगा। इस बार नारफुस का क्लोन जनकपुर शहर में सील होने के बाद ये यहाँ योद्धाओं को साधना करने में मदद करने के लिए शहर में अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा लाएगा। तुम भी इससे लाभ उठा सकते हो। यदि तुम हमारे बौद्ध पंथ में शामिल होने के इच्छुक हो तो मैं तुम्हें एक और आत्मा संघनन गोली दूंगा। ये तुम्हारे दिव्य आत्मा को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त होगा। उस समय तुम्हारी साधना होटियन 8वें या 9वें ग्रेड में उन्नति करेगी। यह एक बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या मैं बौद्ध पंथ में शामिल हुए बिना आत्मा संघनन गोली ले सकता हूँ? नहीं। गुरु ज्ञान प्रकाश और अध्यक्ष ने इस पर चर्चा करने के बाद काफिला पुस्तकालय में पहुंचा। हालांकि आर्यन और अन्य लोग घर जा सकते थे, उस बिंदु को समझाना भी बहुत आसान था। आखिरकार तारा जीव को सील करना एक बहुत बड़ा मामला था। उन उच्च रैंक लोगों के अलावा दूसरों के पास इसे देखने की योग्यता नहीं थी। आर्यन को इसके साथ कुछ भी करने के लिए बहुत आलसी था और बस घर जाना चाहता था। वह कम या ज्यादा अनुमान लगा सकता था कि उन्होंने पुस्तकालय को क्यों चुना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एल राजा पुस्तकालय में उसका इंतजार कर रहा था और वह उससे लड़ने के लिए पुस्तकालय में दिखाई दिया था। इसलिए उन लोगों ने शायद अनुमान लगाया कि वह पुस्तकालय के आसपास रहता था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उस पल में पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। यह एक लंबी बागे में तैयार था। उसके सिर पर एक रोटी थी और एक दाढ़ी थी। ये प्राचीन काल से एक बूढ़े सज्जन की तरह लग रहा था और यह कम से कम 80 साल पुराना लग रहा था। मूर्ति के पीछे एक तलवार और एक खड्ग था। मूर्ति के पैरों के नीचे एक विशाल चट्टान थी। उस पर नक्काशीदार शब्दों की एक पंक्ति थी, जनकपुर शहर का दिव्य महागुरु, वरिष्ठ खड्ग तलवार अमर। ज्ञान प्रकाश और अन्य लोग आने के बाद उन्होंने दिवाकर, दुष्यंत और अन्य लोगों को बधाई दी जो लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे थे। कुछ सुखदताओं का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने अपनी नजरें मूर्ति की ओर मोड़ दी। खड्ग तलवार अमर। जो लोग इस नाम का उपयोग करने की हिम्मत करते हैं वे वास्तव में असाधारण हैं, दुष्यंत ने समझाया। गुरु ज्ञान प्रकाश ने गलत समझा। वास्तव में हम अभी भी नहीं जानते कि यह वरिष्ठ कौन है या उसका असली नाम क्या है। हालांकि वह तलवार तकनीकों और खड्ग तकनीकों में अच्छा है, इसलिए हमने उसे हमारे वरिष्ठ खड्ग तलवार अमर कहने की स्वतंत्रता ली। मैं समझ गया। ज्ञान प्रकाश ने सिर हिलाया और आहें भरने में मदद नहीं कर सका। प्राचीन काल से अधिकांश मानव अस्त्र विद्या विशेषज्ञों ने केवल एक ही अस्त्र विद्या की साधना पर ध्यान केंद्रित किया है। भले ही वे कुछ और साधना तकनीकों की साधना करते हैं, वे एक ही प्रकार की साधना तकनीक के आधार पर साधना करेंगे। यहाँ तक कि हमारे शौर्य मंदिर दिव्य महागुरु भी प्रहार तकनीकों और शरीर शोधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब वे तलवारों और खगों का अभ्यास करते हैं तो वे या तो तलवारों या खगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जनकपुर शहर में एक दिव्य महागुरु होगा जिसने तलवार और खड्ग दोनों का एक ही समय में अभ्यास किया। इसके अलावा वे इतने शक्तिशाली थे। इसने वास्तव में मेरे क्षितिज को चौड़ा कर दिया है। हालांकि यह एक दया है कि यह गरीब भिक्षु इस असाधारण व्यक्ति से मिलने में असमर्थ है। क्या दया है? वास्तव में क्या दया है? दुष्यंत ने सिर हिलाया। कौन कहता है? यहाँ तक कि हम जनकपुर शहर के स्थानीय अस्त्र विद्या विशेषज्ञ दिन रात वरिष्ठ खड्ग तलवार अमर से मिलने का सपना देखते हैं। यह एक दया है कि वह इतना मायावी है। हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे एक बार उससे मिलने का मौका मिला था। मैं वरिष्ठ के पक्ष को प्राप्त करने के लिए काफी भाग्यशाली था क्योंकि उसने मेरी चोटों को ठीक करने के लिए एक चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया था। अन्यथा मैं इलाज के लिए एक प्रसिद्ध चिकित्सक को खोजने के लिए अग्रप्रांत गया होता।
क्या वह चिकित्सा तकनीक जानता है? ज्ञान प्रकाश ने आश्चर्य में रोया। दुष्यंत ने सिर हिलाया। वह बहुत मजबूत है। मैं अनुमान लगाता हूं कि उसकी चिकित्सा तकनीक भी एक चक्रवर्ती विद्या से कम नहीं थी। तुमने क्या कहा? ज्ञान प्रकाश ने अपनी आवाज उठाने में मदद नहीं कर सका। यहां तक कि लघु दिव्य महागुरु भी ऐसी खबर सुनकर अपनी शांति खोने में मदद नहीं कर सका। अविश्वसनीय। उस वरिष्ठ ने एक ही समय में 2 अस्त्र विद्या की साधना की। उसे पहले से ही एक राक्षस माना जा सकता था। अब उसने वास्तव में एक चिकित्सा तकनीक की साधना की जो एक चक्रवर्ती विद्या से कमजोर नहीं थी। ये बस स्वर्ग विरोधी था। उसने फिर से मूर्ति को देखा और उसकी आंखें पहले की तरह शांत नहीं थीं। इसके बजाय सदमे और सम्मान के निशान थे। इंसान हमेशा मजबूत के लिए तरसते थे। भले ही वह पहले से ही लघु दिव्य पंथ रैंक में एक अस्त्र विद्या विशेषज्ञ था, जब उसे इस तरह के एक शक्तिशाली दिव्य महागुरु से पहले सामना करना पड़ा तो वह इसके लिए तरसने में मदद नहीं कर सका। वह दिव्य पंथ की ताकत थी। यह एक असाधारण अस्तित्व था। खड्ग तलवार अमर के लिए ज्ञान प्रकाश के सम्मान को देखकर दुष्यंत और अन्य लोग गर्व महसूस करने में मदद नहीं कर सके। ये सच था कि वे ज्ञान प्रकाश के सम्मान की वस्तु नहीं थे, लेकिन उसने खड्ग तलवार अमर का सम्मान किया। खड्ग तलवार अमर भी जनकपुर शहर का एक अस्त्र विद्या विशेषज्ञ था। उनकी तरह के लोग जो जनकपुर शहर में बड़े हुए थे स्वाभाविक रूप से गर्व महसूस करेंगे। खड्ग तलवार अमर वास्तव में जनकपुर शहर का गौरव था। एक पल बाद ज्ञान प्रकाश ने कहा, समय लगभग हो गया है, आइए इसे सील करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है। दुष्यंत सहमत हो गया और तुरंत एक तरफ पीछे हट गया, मुख्य अखाड़े को ज्ञान प्रकाश और शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या अकादमी के अन्य महान महागुरुओं को छोड़कर। आत्मा एकत्रित श्रेणी का निर्माण रात में 12 बजे किया जाना चाहिए। यह उन श्रेणियों की तरह नहीं था जो बुरी आत्माओं को दबाते थे। बुरी आत्माओं के शरीर में बुरी आभा को दबाने के लिए दोपहर में सूरज की शक्ति को उधार लेने की जरूरत थी। श्रेणी मुख्य केंद्र के रूप में तारा जीव का उपयोग करना न केवल तारा जीव को दबाने की जरूरत थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि तारा जीव की शक्ति कमजोर नहीं होगी। तभी आत्मा एकत्रित श्रेणी सबसे सही प्रभाव प्राप्त कर सकती थी। इसके अलावा एक और दृष्टिकोण से तारा जीव और इंसान दोनों को सूरज की रोशनी और सूरज की शक्ति की जरूरत थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो मजबूत और जीवन शक्ति से भरी थी। दोपहर में बौद्ध पंथ की अस्त्र विद्या शक्ति सबसे मजबूत थी। तारा जीवों की शक्ति भी तदनुसार बढ़ेगी, सील की कठिनाई बढ़ जाएगी। रात में 12 बजे बौद्ध पंथ की अस्त्र विद्या शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन तारा जीवों की शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। उस समय यदि बौद्ध पंथ ने अपने अस्त्र विद्या विशेषज्ञों को मजबूत किया तो वे अपनी अस्त्र विद्या शक्ति के कमजोर होने के नकारात्मक प्रभावों को आसानी से ऑफसेट कर सकते थे। इसलिए दिव्य पंथ के अलावा शौर्य मंदिर भी 18 महान महागुरु भेजेगा। जल्द ही हर कोई श्रेणी स्थापित करना शुरू कर दिया। ज्ञान प्रकाश ने श्रेणी को तराशने के लिए नेतृत्व किया, जबकि अन्य लोगों ने समर्थन के रूप में कार्य किया। उन्होंने सबसे मर्दाना यांग ऊर्जा के साथ बौद्ध पंथ की अस्त्र विद्या प्रदान की। वे श्रेणी को सक्रिय करने में मदद करने के लिए श्रेणी में प्रवेश कर गए और साथ ही नारफुस को दबा दिया। पहले सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। यदि श्रेणी को तराशा गया तो सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया और खड्ग तलवार अमर की मूर्ति को सील पर रखा गया, सब कुछ पूरा हो जाएगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में जब श्रेणी का निर्माण किया गया था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक महान महागुरु ने अचानक अपनी बौद्ध अस्त्र विद्या शक्ति को इंजेक्ट करना बंद कर दिया। उसने न केवल अपनी बौद्ध अस्त्र विद्या शक्ति को इंजेक्ट करना बंद कर दिया, बल्कि उसने अचानक हमला भी किया और ज्ञान प्रकाश की पसलियों पर हमला किया। घट! ज्ञान प्रकाश ने तुरंत खून का एक मुंह थूक दिया और उसकी आभा तुरंत सूख गई। अन्य लोग सभी चौंक गए थे। ज्ञानेंद्र, तुम क्या कर रहे हो? ज्ञानेंद्र मूर्ख नहीं था। अपने हमले को खत्म करने के बाद वह मुड़ गया और भाग गया, उन लोगों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। धिक्कार है, उसे भागने मत दो। हर कोई धार्मिक आक्रोश से भरा था। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, ज्ञान प्रकाश ने अचानक बात की। हर कोई रुको। लेकिन गुरु, हम ज्ञानेंद्र को भागने नहीं दे सकते। उसने पहले ही मानव जाति को धोखा दिया होगा। ज्ञान प्रकाश की अभिव्यक्ति निराशाजनक थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दृढ़ संकल्प से भरी थीं। वह हमारी आत्मा एकत्रित श्रेणी को नष्ट करना चाहता है। यदि तुम अब उसका पीछा करते हो तो तुम उसके जाल में पड़ जाओगे। ये बहुत संभावना है कि नारफुस इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बच जाएगा। हमें सील और आत्मा एकत्रित श्रेणी को पूरा करना होगा। सबसे पहले हमें इस बड़े सिर नारफुस का ख्याल रखना होगा। प्राचार्य दुष्यंत, मैं ज्ञानेंद्र को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। उसे पकड़ने के लिए कुछ पुरुषों को लाओ। दुष्यंत ने सहमति में सिर हिलाया। चिंता मत करो गुरु, इसे हम पर छोड़ दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने जमीन पर स्टंप किया और उसका शरीर तुरंत उस जगह से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। अन्य अस्त्र विद्या विशेषज्ञों ने उसके पीछे बारीकी से पीछा किया। ज्ञानेंद्र जल्दी से बच गया, जनकपुर शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रहा था।
वह गंजा गधा, ज्ञान प्रकाश काफी स्मार्ट है। वह जानता था कि मैं उन्हें दूर भगाना चाहता था, लेकिन वह बस इसके लिए नहीं गिरा। हालांकि मैं उसे घायल करने में कामयाब रहा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मुख्य शरीर का एक क्लोन अभी भी जीवित है, एक बार ज्ञान प्रकाश छोड़ने के बाद मुख्य शरीर आत्मा एकत्रित श्रेणी को तोड़ने का अवसर पा सकता है। उसके बाद वह शौर्य मंदिर से अन्य दिव्य पंथ तारा जीवों के मुख्य शरीरों को बचाने के लिए क्लोन का उपयोग कर सकता है। उस बिंदु पर पूरे मध्य प्रांत में डर की गहरी स्थिति में गिर जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक अपने पीछे से कई शक्तिशाली आभाओं को तेजी से पीछा करते हुए महसूस किया। ये आभाएं, वे जनकपुर शहर के महान महागुरु हैं। आमतौर पर मैं पहले ही ऊपर चला गया होता और उन्हें मार डाला होता, लेकिन अब मुझे खुद की रक्षा करनी चाहिए और फिलहाल उनसे छिपना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि श्रेणी को नष्ट करने और आत्मा शरीर को जारी करने की मेरी योजना गलत नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह तुरंत जमीन पर उतरा। आंख के एक पल में वह जमीन पर उतरा। उसने अपनी आभा को रोक दिया और दूसरों की धारणा से इसे अवरुद्ध कर दिया। जल्द ही उसने कुछ आंकड़ों को अपने सिर पर उड़ते हुए देखा और उसके होठों के कोनों को ऊपर उठाया गया। ये हो गया था। इसके बाद उसे बस ज्ञान प्रकाश के लिए जनकपुर शहर से टीम का नेतृत्व करने का इंतजार करना पड़ा। उससे पहले उसे एक जगह मिलनी चाहिए और कुछ दिनों तक चुपचाप इंतजार करना चाहिए। अपनी आंखों की एक जादू के साथ उसकी नजर थोड़ी दूर पर एक छोटे से स्वतंत्र घर पर गिर गई। वह छोटा घर कहीं नहीं के बीच में था। यह एक शीर्ष ग्रेड छिपने की जगह थी। ज्ञानेंद्र आगे बढ़ा और एक महान महागुरु की गति बेहद तेज थी। एक पल में वह उस छोटे से आंगन के सामने आ गया था। एक विचार के साथ उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और दरवाजा लॉक स्वचालित रूप से खुल गया। ज्ञानेंद्र तुरंत आगे बढ़ा और आंगन में चला गया। हर्षिता और आर्यन जो आंगन में थे, वे चौंकने में मदद नहीं कर सके। गुरु और नौकर, एक इंसान और एक बिल्ली, ज्ञानेंद्र को स्थिर रूप से घूरते रहे, यह नहीं समझ पाए कि वह यहाँ क्यों दिखाई देगा। गंजा, शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या अकादमी से कोई, वह यहाँ क्यों आएगा? आर्यन के अचानक शब्दों ने ज्ञानेंद्र को थोड़ा दंग महसूस कराया। वह बच्चा उन लोगों में से एक था जो बड़े होटल में गए और उसे उठाया। करीब से देखने पर ऐसा लगता था कि उसकी तरह कोई था। वह पुस्तकालय का एक कर्मचारी था। उसकी स्थिति बहुत कम थी, इसलिए उस समय उसने उसकी बहुत परवाह नहीं की। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में यहाँ रहेगा। नहीं, तुम्हारी नज़र और आभा सही नहीं है। वे हत्या के इरादे से भरे हुए हैं। तुम वह नहीं हो। यह आभा। ज्ञानेंद्र और भी चौंक गया। वह बच्चा ये भी महसूस कर सकता था कि उसके शरीर पर आभा बदल गई थी। उसके पास कुछ दिमाग था। उस बच्चे को अपने उपयोग के लिए रखना और उसे अपना सहायक बनने देना बेहतर था। वह खुद के लिए कई चीजें कर सकता था। हालांकि जैसे ही वह अपना मुंह खोलने वाला था, उसने आर्यन को फिर से बोलते हुए सुना, नारफुस। ज्ञानेंद्र इतना सदमे में था कि उसका जबड़ा लगभग गिर गया। क्या वह बच्चा अपनी असली पहचान का अनुमान लगाने में कामयाब रहा? वह थोड़ा बहुत अच्छा था। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, अगले सेकंड में तलवार की एक किरण जो किसी के दिल को धड़कने का कारण बनती थी, आर्यन के हाथ से फट गई। ये बिजली की तरह तेज था और उसकी आंखों के पास आ रहा था। ये करीब और करीब हो रहा था। ज्ञानेंद्र मर गया। वह बहुत शांति से गुजर गया। जिस क्षण उसने आर्यन का दरवाजा खोला, जिस क्षण वह अंदर चला गया, उसके पास आर्यन को सुनने से पहले एक शब्द कहने का भी समय नहीं था। उसे समाप्त कर दिया गया था। अपनी मृत्यु के क्षण तक वह नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था। आर्यन स्पष्ट रूप से सिर्फ एक छोटा पुस्तकालयाध्यक्ष था। वह इतना मजबूत कैसे हो गया था? आर्यन और भी उदास था। वह जमीन पर टूट गया और आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ देखा जिसे उसके द्वारा मौत के लिए काट दिया गया था। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। इस लड़के को अभी नारफुस ने घेर लिया था, लेकिन उसने मुझे यहाँ कैसे पाया? क्या ये हो सकता है कि नारफुस को मेरे बारे में पता चला, इसलिए उसने मुझे खोजने के लिए लोगों को भेजा? बहुत देर बाद आर्यन ने अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, पहले इस बारे में परेशान मत हो। यहाँ उसका दिखना दूसरों के संदेह को निश्चित रूप से जगाएगा। हर्षिता ने तुरंत उसकी लाश को फेंक दिया। इसे और दूर फेंको। समझ गया। हर्षिता तुरंत आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ज्ञानेंद्र के शरीर को खींचकर वह जल्दी से घर छोड़ गई। आर्यन ने हर्षिता की तरफ देखा, जो दूर था, और अपने होठों को थप्पड़ मारा। क्या दया है? ये नारफुस का मुख्य शरीर नहीं है जो खत्म हो गया। अगर केवल उसका मुख्य शरीर मेरे दरवाजे पर आता है, इस तरह मैं ऑक्टोपस टाकोया की गेंदों को बना सकता हूँ। ज्ञानेंद्र केवल नारफुस की आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ था। वह अभी भी इंसान था और उसे बिल्कुल नहीं खाया जा सकता था। ज्ञानेंद्र की मृत्यु के बाद नारफुस का सच्चा शरीर, जिसे संग्रहालय के भूमिगत में सील कर दिया गया था, गुस्से में दहाड़ने में मदद नहीं कर सका। धिक्कार है। ये कौन है? मेरा पोत कौन है? अगर मैं तुमसे मिलता हूँ तो मैं तुम्हें स्किन करूंगा, तुम्हारे कंडरा को बाहर निकालूंगा और तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा।
मैं तुम्हें मांस लुगदी में काट दूंगा और पकौड़ी बनाऊंगा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हालांकि बहुत देर बाद उसने एक भयावह आवाज निकाली, धिक्कार है इंसान, यह मत सोचो कि तुम बस ऐसे ही जीत गए हो। ज्ञानेंद्र पहले ही ज्ञान प्रकाश को घायल कर चुका है और ज्ञान प्रकाश ने जो श्रेणी स्थापित की है उसमें पहले से ही खामियों के निशान हैं। ये निशान मेरे लिए भागने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। बस रुको, जिस दिन श्रेणी टूट जाती है वह लंबा नहीं होगा। जब वह समय आता है तो मेरा मुख्य शरीर जनकपुर शहर में हर किसी को खाएगा। विनाश का दिन जनकपुर शहर में सभी मनुष्यों के सिर पर उतरेगा। ज्ञान प्रकाश की तरफ देखते हुए, जिसने पहले ही श्रेणी स्थापित कर ली थी और खड्ग तलवार अमर की मूर्ति को भी उसके ऊपर रख दिया था, वह आखिरकार अपनी सांस पकड़ सकता था। हालांकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति उसकी तुलना में बहुत हीन थी। वह उस समय तारा श्रेणी के निर्माण पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के खिलाफ बचाव करने में सक्षम होगा। उसके द्वारा अचानक हमला करने के बाद वह वास्तव में बुरी तरह से घायल हो गया था। सौभाग्य से श्रेणी पूरी हो गई थी। इस तरह नारफुस कभी भी फिर से भागने में सक्षम नहीं होगा। सभी ने सोचा कि नारफुस वास्तव में खतरनाक पशु भागने में असमर्थ था, समस्या बहुत बड़ी नहीं होगी। हालांकि कुछ गहरी सांस लेने के बाद उसने अभी भी एक गंभीर स्वर में बात की, अब जब श्रेणी पूरी हो गई है तो तुम सभी ज्ञानेंद्र का पीछा कर सकते हो। ज्ञानेंद्र पहले से ही एक व्याघ्र दानव बन गया है। उसकी ताकत बहुत मजबूत है और वह पहले से ही एक सिद्धि अवस्था चौथे ग्रेड महान महागुरु है। एक बार जब वह पागल हो जाता है तो ये जनकपुर शहर के लोगों के लिए एक विनाशकारी आपदा का कारण होगा। इसके अलावा भले ही वह पागल न हो, अगर वह भविष्य में नारफुस को बचाना चाहता है तो ये भी एक बड़ी समस्या होगी। हाँ, हर किसी ने जवाब दिया और ज्ञानेंद्र का पीछा करने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार किया। हालांकि उस पल में दुष्यंत और अन्य लोग जल्दी से वापस चले गए। ये देखकर कि दुष्यंत और अन्य लोग वापस आ गए थे, ज्ञान प्रकाश ने आश्चर्य में पूछने में मदद नहीं कर सका, प्राचार्य दुष्यंत, तुम सब वापस क्यों आ गए हो? दुष्यंत के पीछे के लोग ज्ञानेंद्र की लाश को वापस लाए। ज्ञानेंद्र पहले ही मर चुका है क्या? शौर्य मंदिर के लोग सभी थोड़े चौंक गए थे। वे सभी ज्ञानेंद्र की ताकत से अवगत थे। वह सिद्धि अवस्था चौथे ग्रेड पर था। दुष्यंत भी सिद्धि अवस्था चौथे ग्रेड पर था, जबकि अन्य महागुरु थे। उनके लिए धर्मपाल के लिए इस तरह का खतरा पैदा करना असंभव था। प्राचार्य दुष्यंत वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने कौशल के बारे में घमंड नहीं करता है। उसने ज्ञानेंद्र को उस पल मार डाला जब उसने एक चाल चली। मैं प्रभावित हूँ। ज्ञान प्रकाश आहें भरने में मदद नहीं कर सका, जबकि दुष्यंत ने अपना सिर हिलाया। मैंने उसे नहीं मारा। ये वरिष्ठ खड्ग तलवार अमर होना चाहिए। उसे एक तलवार इरादे से मार दिया गया था जिसने उसकी भान के बीच एक निशान छोड़ दिया था। पूरे जनकपुर शहर में केवल वरिष्ठ खड्ग तलवार अमर के पास एक पल में एक महान महागुरु को मारने की ताकत है। फुस! ज्ञान प्रकाश ठंडी हवा की सांस लेने में मदद नहीं कर सका। उसने ज्ञानेंद्र के माथे को देखा और पाया कि वास्तव में एक तलवार निशान था। तलवार निशान समान रूप से काट दिया गया था, केवल एक बहुत छोटा सा था। हालांकि इसने न केवल उसकी खोपड़ी को तोड़ दिया, बल्कि इसने उसकी आत्मा को भी तोड़ दिया। ज्ञानेंद्र के चेहरे पर उसकी मृत्यु से पहले उसके चेहरे पर अभी भी भ्रम और सदमा था। इसका मतलब यह था कि तलवार प्रतिद्वंद्वी और के बीच एक सीधा टकराव था, कोई चोरी छिपे हमला नहीं था। क्या अधिक भयानक था कि प्रतिद्वंद्वी ने एक ही प्रहार में ज्ञानेंद्र को मार डाला था। उसे प्रतिक्रिया करने का भी मौका नहीं मिला। वरिष्ठ खड्ग तलवार अमर की अस्त्र विद्या में उपलब्धियां वास्तव में कुछ ऐसी थी जिनकी तुलना साधारण लोग नहीं कर सकते थे। ज्ञान प्रकाश ने खड्ग तलवार अमर की मूर्ति को देखा और अपने हाथों से सलाम किया। अमिताभ! वह मामला जल्दी से गुजर गया। ज्ञान प्रकाश बुरी तरह से घायल हो गया था। किसी भी समस्या से बचने के लिए उसे इलाज के लिए शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या अकादमी में वापस जाने की जरूरत थी। जनकपुर शहर भी बुरी तरह से प्रभावित नहीं था, इसलिए इस मामले ने बहुत अधिक हलचल पैदा नहीं की थी। 2 दिन बाद पुस्तकालय का विस्तार आधिकारिक तौर पर पूरा हो गया। धर्मपाल, जिसे पीछे छोड़ दिया गया था, साधना तकनीक की सौंपने की प्रक्रिया के प्रभारी थे। आर्यन आखिरकार काम शुरू कर सकता था। जब वह पुस्तकालय में पहुंचा तो उसने पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर एक मूर्ति देखी और थोड़ा उत्सुक होने में मदद नहीं कर सका। पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर एक मूर्ति क्यों है? ये किसकी मूर्ति है? पुस्तकालय से एक सहयोगी उसके पास से चला गया और एक बेहोश मुस्कान के साथ समझाया, क्या तुमने इसे ऑनलाइन नहीं देखा? ये खड्ग तलवार अमर है। खड्ग तलवार अमर, ये हमारे जनकपुर शहर से वह रहस्यमय अद्वितीय अस्त्र विद्या विशेषज्ञ है। सामने नक्काशीदार शब्द हैं। आर्यन ने जल्दी से सामने चला गया। जब वह पूरी तरह से सुनिश्चित था कि बदसूरत और देहाती बूढ़े व्यक्ति की मूर्ति वास्तव में वह थी, तो उसका पूरा अस्तित्व एक गड़बड़ी में था। जनकपुर शहर के श्रमिकों के समूह ने उसे एक सुंदर और शक्तिशाली युवा व्यक्ति के रूप में क्यों नहीं कल्पना की थी?
उन्होंने उसे इतना बुरा क्यों बनाना था? किसी को ये जानना था कि दिव्य पंथ अपनी युवावस्था को हमेशा के लिए बनाए रख सकता है। हालांकि बहुत देर बाद आर्यन केवल इसे असहाय रूप से स्वीकार कर सकता था। कम से कम इसका मतलब यह था कि उसने खुद को अच्छी तरह से छिपाया था। वह खुद को शांत करने के लिए मूर्ति की तुलना करने की इस भावना का ही उपयोग कर सकता था। इसके बाद यह आधिकारिक तौर पर काम पर जाने का समय था। पुस्तकालय ने नए कर्मचारियों के एक और बैच की भर्ती की थी। उन कर्मचारियों के साधना आधारों को होटियन चौथे ग्रेड के आसपास होने की गारंटी दी गई थी। कम से कम उन्हें होटियन तीसरे ग्रेड होना पड़ा, पूरे अस्त्र विद्या पुस्तकालय की औसत ताकत को एक स्तर तक बढ़ाना। हालांकि आर्यन की आंखों में वे बहुत उपयोग के नहीं थे। जब वे एक सच्चे अस्त्र विद्या विशेषज्ञ से मिलते थे तो वे सिर्फ तोप का चारा थे। ये केवल ये कहा जा सकता है कि वे सिर्फ कुछ अस्त्र विद्या विशेषज्ञों को किसी भी कपटी विचारों से रोक रहे थे। उन नए कर्मचारियों को पुस्तकालय में काम करने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से पुस्तकालय की प्रबंधन टीम नहीं हो सकते थे। इसके अलावा आर्यन के पुराने कर्मचारियों के समूह के 2/3 को हटा दिया गया था, इसलिए आर्यन एक और स्तर तक बढ़ गया था। मूल तीसरे मंजिल क्षेत्र के पर्यवेक्षक से उसे चौथे मंजिल क्षेत्र के पर्यवेक्षक में पदोन्नत किया गया था। उसका वेतन प्रति माह 15,000 युआन तक बढ़ा दिया गया था, जो काफी महत्वपूर्ण राशि थी। हालांकि आर्यन के लिए वह महत्वपूर्ण नहीं था। क्या महत्वपूर्ण था? एक और मामला। चौथे मंजिल के ऊपर साधना तकनीक सबसे बड़ी थी। वे सभी उत्कृष्ट स्तर पर थे और कुछ महान महागुरु स्तर पर भी थे। कहा जाता था कि शौर्य मंदिर जो साधना तकनीक दान करना चाहता था, वह सभी उस स्तर पर या उससे भी ऊपर थे। इसलिए आर्यन के लिए यह एक बच्चे से अलग नहीं था जो एक कैंडी कारखाने में गिर रहा था। इतनी सारी किताबें थीं और वे साधारण साधना तकनीक की तुलना में बहुत अधिक अनुकूलित थीं। उसने अनुमान लगाया कि वह जल्द ही चक्रवर्ती विद्या में संश्लेषण करने के लिए कई बुनियादी साधना तकनीक खोजने में सक्षम होगा। आर्यन के काम के तीसरे दिन धर्मपाल ने शौर्य मंदिर की साधना तकनीक को सौंपने को पूरा करने के लिए लाया। कुल 60,000 किताबें थीं। वे सभी शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या अकादमी के पिछले पीढ़ियों के अस्त्र विद्या विशेषज्ञों द्वारा संकलित किए गए थे। बाजार पर लोकप्रिय किताबों के विपरीत शौर्य मंदिर की अधिकांश साधना तकनीक तारा जीव के तारा कोर को मारकर उनसे निकाली गई थी। इसलिए साहित्यिक चोरी बहुत दुर्लभ थी। कुल 3 स्तरों का सौंपना था। चौथे, 5वें और 6ठे स्तरों ने सभी को शौर्य मंदिर का दान प्राप्त हुआ था। उनमें से चौथे स्तर की साधना तकनीक सबसे कमजोर थी, जबकि 6ठे स्तर की साधना तकनीक सबसे मजबूत थी। सौंपना पूरा होने के बाद ये दोपहर के भोजन का समय था। मूल रूप से अध्यक्ष ओजस धर्मपाल का मनोरंजन करने के लिए एक भोज आयोजित करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसने जोर दिया कि अतिरिक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे केवल कुछ भोजन करने के लिए आर्यन के साथ कैंटीन में जाने की जरूरत थी। इसलिए आर्यन उसे मनोरंजन करने के प्रभारी थे। स्वाभाविक रूप से सफेद चावल का एक कटोरा और स्पष्ट चाय का एक कटोरा। वह तपस्वी भिक्षु धर्मपाल हमेशा उन चीजों को खाएगा। खाते समय आर्यन पूछने में मदद नहीं कर सका, धर्मपाल, क्या तुम्हारे शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या पुस्तकालय द्वारा दान की गई साधना तकनीक सभी उत्कृष्ट और महान महागुरु स्तर पर हैं? हाँ, वे सभी उत्कृष्ट और महान महागुरु स्तर की साधना तकनीक हैं। आखिरकार एक महान महागुरु स्तर की साधना तकनीक एक प्रतिभाशाली प्रतिभा की साधना को दिव्य पंथ तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। मैंने एक किताब से पढ़ा कि किसी ने कहा कि महान महागुरु स्तर की साधना तकनीक से ऊपर मजबूत साधना तकनीक हैं। क्या ये सच है? धर्मपाल एक पल के लिए रुक गया और फिर सिर हिलाया। यह ऐसा है। महान महागुरु स्तर की साधना तकनीक के ऊपर एक साधना तकनीक है जिसे चक्रवर्ती विद्या कहा जाता है। अफवाह है कि एक चक्रवर्ती विद्या की साधना किसी की ताकत को पौराणिक सम्राट पद तक पहुंचने की अनुमति दे सकती है। ये साधना के एक और स्तर को शामिल करता है। ये स्तर साधारण लोगों द्वारा ज्ञात नहीं है क्योंकि बहुत कम अस्तित्व हैं जो उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। वे सभी मानव जाति की शीर्ष लड़ाई ताकत हैं। दिव्य पंथ के ऊपर सम्राट पद है, जैसे प्राचीन सम्राट। नहीं, दिव्य पंथ के ऊपर राजा पद है। राजा पद के ऊपर सम्राट पद है। सम्राट पद साधना के स्तर का वर्णन नहीं करता है। सम्राट एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो मानव जाति के संकट को बुलाने में सक्षम होने के कारण महान आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करने में सक्षम है। मैं इसे कैसे रखूं? ये गरीब भिक्षु को एक स्पष्ट समझ नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मानव जाति के साधना स्तर के सम्राट पद के शिखर पर पहुंचने के बाद इसे कानूनों की एक निश्चित शक्ति द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। या तो वे एक मजबूत स्तर पर टूट जाएंगे या वे राख में गिर जाएंगे। विशेषताएं जहां तक ये किस स्तर पर था, ये गरीब भिक्षु इससे परिचित नहीं है। ये पहले से ही इस गरीब भिक्षु की समझ के दायरे से परे था। हालांकि किंवदंती के अनुसार हमारे बौद्ध पंथ के कुलपति सम्राट पद को पार कर चुके थे। हालांकि वह बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था, इसलिए ये गरीब भिक्षु निश्चित नहीं था कि यह असली था या नहीं।
ये गरीब भिक्षु को केवल इतना पता था कि सम्राट एक अस्तित्व लगता था जो कानून की श्रृंखलाओं को पार कर सकता था। दूसरे शब्दों में, सम्राट की साधना को सामान्य सम्राट पद से आगे निकलने के बाद कानून द्वारा दबाया नहीं जाएगा, वह लगातार अपनी साधना को बढ़ाने और अधिक से अधिक लड़ाई पराक्रम को उजागर करने में सक्षम होगा। यही कारण है कि इंसान सम्राट को इतना चाहते हैं। आर्यन का दिल कांप गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दिव्य पंथ के ऊपर दो प्रमुख पद, राजा पद और सम्राट पद थे। सम्राट पद के ऊपर वास्तव में एक और भी शक्तिशाली रहस्यमय अस्तित्व था। चक्रवर्ती विद्या पहले से ही किसी को सम्राट पद तक साधना करने की अनुमति देने में सक्षम थी। क्या इसका मतलब यह है कि चक्रवर्ती विद्या का संश्लेषण एक उच्च स्तर की साधना तकनीक द्वारा साधना करने की संभावना थी? इससे आर्यन का दिल गर्म हो गया। इसने उसे उस अज्ञात और रहस्यमय दायरे का पीछा करने की एक और भी गहरी इच्छा का कारण बना दिया। हालांकि बहुत जल्दी आर्यन ने प्रतिक्रिया दी, ये सही नहीं है। तुमने पहले कहा था कि सम्राट पद का शिखर प्राकृतिक कानून द्वारा दबाया जाएगा, लेकिन सम्राट पद को तोड़ा जा सकता है। अगर वे एक उच्च स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो क्या वे प्राकृतिक कानूनों के प्रतिबंध से मुक्त नहीं होंगे? फिर क्या वे एक साधारण सम्राट पद की तुलना में एक शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होंगे, जैसे कि सम्राट? क्या यह मनुष्यों की रक्षा करना है? सैद्धांतिक रूप से ये सच है। हालांकि एक किंवदंती है जो इस तरह से जाती है, उस प्रतिबंध की परत के माध्यम से तोड़ने के बाद वे इस दुनिया से भी गायब हो जाएंगे। वास्तव में बहुत कम अस्त्र विद्या विशेषज्ञ हैं जो सम्राट पद तक साधना कर सकते हैं। जो लोग सम्राट पद तक आगे बढ़ सकते हैं उन्हें किसी के उंगलियों पर गिना जा सकता है। उनमें से अधिकांश राख में बदल गए हैं। शायद इतिहास में एक या दो लोग होंगे जो उस स्तर तक आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि मानव जाति के सम्राट पद तक टूटने के भी बहुत कम रिकॉर्ड थे, इसलिए उच्च स्तरों के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए ये जानना असंभव था कि सम्राट पद के ऊपर की स्थिति कैसी थी। मैं समझ गया। आर्यन के दिल में स्पष्ट रूप से कुछ विचार थे। ऐसा लगता था कि सम्राट पद और उससे ऊपर तक आगे बढ़ना बहुत जोखिम भरा था। इसके अलावा भले ही वह आगे बढ़ा, उसे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा। हालांकि एक साधारण सम्राट पद में केवल चक्रवर्ती विद्या होनी चाहिए। वह नहीं जानता था कि क्या उसकी दिव्य आत्मा की सुनहरी किताब एक उच्च स्तर की साधना तकनीक के साथ संश्लेषण कर सकती है। अगर वह एक उच्च स्तर की साधना तकनीक को संगठित कर सकता है तो वह उस प्रतिबंध की परत के माध्यम से तोड़ने में सक्षम हो सकता है। वह सम्राट का शीर्षक वास्तव में लुभावना था। मानव जाति के महान भाग्य के संरक्षण के साथ वह कानूनों की शक्ति से बंधे नहीं हो सकता था और असीम रूप से मजबूत बनने के लिए साधना जारी रख सकता था। ये बस धोखा दे रहा था। वह बस नहीं जानता था कि क्या वह एक सम्राट बनने के लिए काफी भाग्यशाली होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन को जोखिम उठाना पसंद नहीं था। साधारण सम्राट पद की तुलना में उसे परीक्षण तक आगे बढ़ने की जरूरत थी। वह एक सम्राट बनना चाहता था और एक बार और सभी के लिए जीतना चाहता था। उन 2 दिनों में आर्यन पुस्तकालय में किताबें पढ़ रहा था और सम्राट के ज्ञान की थोड़ी समझ थी। जब मानव जाति का संकट आया तो दुनिया में कई पवित्र पुत्र और पवित्र कन्या पैदा होंगे। यदि कोई भी महान महागुरु पद तक आगे बढ़ता है तो स्वर्ग और पृथ्वी की घटना का खुलासा होगा। ऐसे लोगों को उन्हें पोषण करने के लिए देश से महान प्रयासों प्राप्त होंगे। वे कठिन विकास और अनगिनत खतरों से गुजरेंगे। उन्हें अंत तक पकड़ने के लिए एक महान भाग्य की भी आवश्यकता होगी और मानव जाति के 10,000 सम्राटों में से एक बन जाएगा। मानव जाति के पिछले कुछ 100 वर्षों में कई पवित्र पुत्र और पवित्र कन्या रहे हैं, लेकिन कोई भी सम्राट नहीं रहा है। उस बिंदु से आर्यन को खुद पर ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले ही दिव्य पंथ में आगे बढ़ गया था और अभी तक असामान्य होने के कोई संकेत नहीं दिखाए थे। एक बार भी नहीं। उसके लिए उस तरह के स्वयं के साथ एक सम्राट बनना लगभग असंभव था। इसके बारे में सोचते हुए उसने थोड़ा असहज महसूस किया। इसका मतलब यह था कि उसकी किस्मत काफी अच्छी नहीं थी। उसने इतनी अच्छी तरह से प्रगति की थी, फिर भी उसके पास इसे खोलने की योग्यता नहीं थी। वह वास्तव में जानना चाहता था कि किस तरह का आश्चर्यजनक आंकड़ा कोई था जो एक पवित्र कन्या और एक पवित्र पुत्र बन सकता था। पौराणिक सम्राट बनने के योग्य होने के लिए उनकी प्रतिभा एक अज्ञात स्तर तक पहुंच गई थी। पवित्र पुत्रों और कन्याओं की तुलना में क्या वह मजबूत या कमजोर था? आर्यन को अनुपस्थित मन से खाते हुए देखकर धर्मपाल ने चकली किया और उसे सांत्वना दी। बहुत ज्यादा मत सोचो। उस तरह के लोग ऐसे अस्तित्व हैं जो केवल कुछ 100 मिलियन या यहाँ तक कि कुछ अरबों में एक बार दिखाई दे सकते हैं। हमारे लिए साधारण लोगों के लिए महान महागुरु पद तक साधना करने में सक्षम होना पहले से ही एक महान भाग्य है। अगर हम दिव्य पंथ तक साधना करने के लिए काफी भाग्यशाली हैं, तो महान महागुरु पद तक साधना करने के लिए हमारे लिए और भी भाग्यशाली होगा। आर्यन ने सिर हिलाया। वह सही था। सड़क को कदम दर कदम लिया जाना चाहिए और चावल को काटा दर काटा खाया जाना चाहिए। कौन जानता था कि भविष्य कैसा होगा? बस वर्तमान में जियो और हर दिन अच्छी तरह से जीने के लिए कड़ी मेहनत करो।
वह पर्याप्त होगा। इसके अलावा उसके पास सुनहरी किताब दिव्य आत्मा थी। भविष्य में वह बहुत दूर नहीं होगा। जिसकी बात करें, भले ही वह एक सम्राट नहीं बन सकता था, वह अभी भी चक्रवर्ती विद्या को संश्लेषण करने पर विचार कर सकता था। शौर्य मंदिर अस्त्र विद्या अकादमी के पास चक्रवर्ती विद्या होनी चाहिए, है ना? ये सोचकर आर्यन ने उदासीन होने का नाटक किया और कहा, ओह हाँ, जिसकी बात करें, शौर्य मंदिर के पास बहुत सारी चक्रवर्ती विद्या होनी चाहिए, है ना? धर्मपाल ने अपना सिर हिलाया। शौर्य मंदिर में चक्रवर्ती विद्या है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि कितने हैं। चक्रवर्ती विद्या जैसी कुछ ऐसी चीजें जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया से कहीं अधिक हैं, यहाँ तक कि शौर्य मंदिर में भी उनमें से बहुत सारे नहीं हो सकते हैं। ये भोजन नहीं है, इसलिए यह बहुत लायक नहीं है। इस गरीब भिक्षु ने भी मंदिर में बुजुर्गों से इसके बारे में सुना है। शौर्य मंदिर के पास धर्मसूत्र नामक एक सर्वोच्च आंतरिक शक्ति साधना तकनीक है। ये बौद्ध दिव्य महागुरुओं द्वारा बनाया गया था और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की इसकी गति सागर में एक भंवर की तरह तेज थी। ये बेहद भयानक था। हालांकि शौर्य मंदिर के हर मठाधीश के पास ही इसकी साधना करने का अवसर था। एक और बेहद शक्तिशाली घातक हथेली तकनीक, तथागत हथेली तकनीक भी थी। पिछले 200 वर्षों में मध्य प्रांत को ताराजीवों से कई हमलों का सामना करना पड़ा था और शौर्य मंदिर ने कई अस्त्र विद्या विशेषज्ञों को खो दिया था। तथागत हथेली तकनीक बहुत पहले खो गई थी। उसके अलावा एक शरीर शोधन तकनीक है जो इतनी दुर्लभ नहीं है, अविनाशी हीरा दिव्य कला। शौर्य मंदिर के वर्तमान बुजुर्गों में 2 या 3 लोग होने चाहिए जो इस तकनीक की साधना करते हैं। आर्यन दंग रह गया था। अविनाशी हीरा दिव्य कला वास्तव में शौर्य मंदिर की थी? नहीं, वह मामला नहीं था। शौर्य मंदिर की तकनीक को भी तारा जीव के तारा कोर से परिष्कृत किया गया था, इसलिए इसे पूरी तरह से शौर्य मंदिर का नहीं माना जा सकता था। ये केवल ये कहा जा सकता है कि यह ब्रह्मांड से संबंधित था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि शौर्य मंदिर के पास वास्तव में कई चक्रवर्ती विद्या थे। वह आर्यन के लिए एक अच्छा विचार था। अगर वह इसे सीख सकता है तो वह उनमें से कुछ को संश्लेषण करने और चक्रवर्ती विद्या के अस्तित्व को पार करने में सक्षम हो सकता है। ओह हाँ, श्री आर्यन, क्या तुम हमारे बौद्ध पंथ में शामिल होने पर विचार करना चाहते हो? हाल ही में उनका समर्थन करने के लिए बौद्ध पंथ ने जनकपुर शहर अस्त्र विद्या अकादमी में एक शाखा स्कूल खोलने के लिए कुछ अच्छे संसाधन प्रदान किए थे। आत्मा संघनन गोली के अलावा कई अन्य अच्छी चीजें थीं। अगर तुम मेरे पंथ में शामिल होने के इच्छुक हो तो ये गरीब भिक्षु गारंटी दे सकता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारा स्वभाव बहुत बौद्ध है और तुम वास्तव में बौद्ध धर्म की साधना करने के लिए उपयुक्त हो। रुको, तुम फिर से यहाँ हो। यदि तुम इस तरह जारी रखते हो तो मैं अगले दरवाजे पर 2 जो जाऊंगा और एक भिक्षु बन जाऊंगा। धर्मपाल ने बेहोश होकर आह भरी। जब से वह आर्यन से मिला था, आर्यन के साथ उसका जुनून कभी नहीं रुका था। आर्यन वास्तव में वह व्यक्ति था जिससे वह पहले मिला था। वह बौद्ध धर्म की साधना करने के लिए बहुत उपयुक्त था। इसके अलावा वह बहुत छोटा था। अगर उसने अब साधना की तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां जरूरी नहीं कि कम हो। चूंकि श्री आर्यन अब इच्छुक नहीं है तो मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा। जब तुम इच्छुक हो तो हम फिर से बात करेंगे। तो बेहतर है कि तुम इंतजार न करो। पुराने भिक्षु धर्मपाल ने न तो सिर हिलाया और न ही अपना सिर हिलाया। उसकी दृढ़ नजर को देखते हुए आर्यन जानता था कि वह हार नहीं मानेगा। उसे रहने दो, किसी भी मामले में वह एक भिक्षु नहीं बनेगा। एक युवा के लिए जो सुंदरता का पीछा करता था, आर्यन ने अपने बालों को गंजा होने की अनुमति नहीं दी। खाने के बाद धर्मपाल शाखा में अपने काम की अध्यक्षता करने के लिए अकादमी में वापस जाने वाला था, जबकि आर्यन पढ़ने के लिए वापस जा रहा था। शौर्य मंदिर ने अभी अभी बहुत सारी किताबें भेजी थीं। अगर उसने उन्हें नहीं पढ़ा तो यह एक दया होगी। यह उल्लेख करने के लिए नहीं, शौर्य मंदिर की साधना तकनीक वास्तव में बहुत अच्छी थी। उनमें से कई की साहित्यिक चोरी नहीं की गई थी। आर्यन ने केवल आधे दिन के लिए पढ़ा था और पहले से ही एक बुनियादी प्रहार तकनीक और 4 बुनियादी हथेली तकनीकों को प्राप्त किया था। मूल रूप से प्रहार तकनीकों की संख्या हथेली तकनीकों की संख्या से अधिक थी, लेकिन अब जब वे सभी गिर गए थे तो हथेली तकनीकों की संख्या वास्तव में प्रहार तकनीकों की संख्या से अधिक हो गई थी। इसके अलावा जो कागज हथेली तकनीकों के साथ मुद्रित थे, उन्होंने पहले से ही एक बेहोश सुनहरा रंग उत्सर्जित करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब यह था कि अगर एक और हथेली तकनीक का उपयोग किया गया था तो इसे संश्लेषण करना पड़ सकता है। कौन जानता था कि जब वह समय आएगा तो किस तरह की हथेली तकनीक सम्मिलित हो जाएगी। डिंग, पढ़ने का समय हमेशा बहुत तेज था। पलक झपकते ही ये काम से बाहर निकलने का समय था। आर्यन को चौथे स्तर के क्षेत्र में सौंपा गया था, इसलिए नए लोगों को अभी तक व्यवस्थित नहीं किया गया था, इसलिए उसके पास अस्थायी रूप से कोई अधीनस्थ नहीं था। वह केवल अपनी किताबों को साफ कर सकता था और थोड़ा साफ कर सकता था। वह सार्वजनिक रूप से दिव्य इरादा तकनीक का लापरवाही से उपयोग करने के लिए अनिच्छुक था, इसलिए वह शायद तब तक व्यस्त रहेगा जब तक कि आकाश अंधेरा नहीं हो जाता।
उस समय पुस्तकालय के बाहर खड्ग तलवार अमर की मूर्ति के नीचे एक बेहोश खून की प्यासी आभा धीरे धीरे उभरने लगी। वरिष्ठ खड्ग तलवार अमर, तुम कितने मजबूत हो। जब तक आर्यन ने अपना काम खत्म किया तब तक सूरज पहले ही अस्त हो चुका था। हालांकि अपनी ताकत और दिव्य पंथ के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव का उपयोग करने से कैमरे को संचालित करने में असमर्थ हो जाएगा, अगर उसने बहुत जल्दी काम किया तो वह दूसरों का ध्यान भी आकर्षित करेगा। अपनी चीजों को साफ करने के बाद आर्यन ने अपनी भंडारण की अंगूठी में काफी संख्या में किताबें रखीं। वह घर लौटने पर रात में उन्हें पढ़ना जारी रखेगा। वह उन्हें अगली सुबह जल्दी वापस कर देगा। जब से उसके पास भंडारण की अंगूठी थी, आर्यन को एहसास हुआ कि यह उसके लिए वास्तव में बहुत अधिक सुविधाजनक था। पुस्तकालय के प्रवेश द्वार को छोड़ने के बाद आर्यन बस घर लौटने वाला था जब अचानक पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर खड्ग तलवार अमर की मूर्ति के नीचे से एक चौंकाने वाली खून की प्यासी आभा फट गई। आर्यन दंग रह गया था। उसने एक तंबू देखा जो एक काले माप वाले सांप जितना बड़ा था, जो मूर्ति के नीचे जमीन से जल्दी से ड्रिल कर रहा था। हा 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 हा, मुख्य शरीर आखिरकार बाहर आ गया है। मुख्य शरीर बाहर आ गया है। शौर्य मंदिर, बस मुख्य शरीर के रोष को सहने के लिए इंतजार करो। 300 से अधिक वर्षों का दमन, मुख्य शरीर इसके लिए भुगतान करने के लिए शौर्य मंदिर के सभी शिष्यों के खून का उपयोग करेगा। और यह जनकपुर शहर, मुख्य शरीर जनकपुर शहर के खून को एक नदी की तरह बहने देगा। मैं जनकपुर शहर में सभी मनुष्यों को अपनी ताकत को ठीक करने के लिए मुख्य शरीर के लिए पोषण बनाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तंबू ने आर्यन को महसूस किया। नाश्ता मेरे दरवाजे पर पहुंचाया जाता है। ऐसा होता है कि इस पूज्य स्वयं ने 300 से अधिक वर्षों से मानव मांस नहीं खाया है। मैं तुम्हें एक शुद्धावर्धक के रूप में उपयोग करूंगा। विशाल तंबू आर्यन की तरफ से निर्दयता से कोड़े लगाता है। तंबू पर चूसने वाले अपने मुंह को चौड़ा खोल रहे थे, आर्यन को सूखा चूसना चाहते थे। हालांकि जैसे ही तंबू उतरा, इससे पहले कि यह आर्यन के पक्ष में पहुंचता, एक चौंकाने वाली तलवार किरण एक अल्ट्रा उच्च दबाव लेजर तोप की तरह आकाश की ओर गोली मार दी। एक पल में तंबू काट दिया गया था। क्या हो रहा था? एक मानव युवा जो बहुत युवा लग रहा था, उसने एक ही चाल में अपना तंबू काट दिया था। हालांकि वह जनकपुर शहर में केवल एक विभाजित शरीर था और एक पूरा शरीर नहीं था। उसके पास एक दिव्य महागुरु की साधना थी। दिव्य महागुरु, सिर्फ एक महागुरु नहीं, वह शक्तिशाली साधना किसी भी जगह में मनुष्यों को डर में कांपने के लिए पर्याप्त थी। अंत में ये सीधे दूसरे पक्ष की तलवार किरण द्वारा काट दिया गया था। दूसरा पक्ष भी एक दिव्य महागुरु पद से ऊपर एक अस्त्र विद्या विशेषज्ञ था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, आर्यन ने अचानक अपना बड़ा हाथ फैलाया। आध्यात्मिक ऊर्जा ने जल्दी से हवा में एक पृथ्वी कंपन दिव्य दीपर श्रेणी का गठन किया और सीधे आत्मा एकत्रित श्रेणी पर खुद को मुद्रित किया। धाम, एक पल में नारफुस के शरीर का एक बड़ा हिस्सा एक बार फिर से दबा दिया गया था। एक लंबी ऑक्टोपस तंबू और एक बड़े छेद के अलावा पूरी जमीन पूरी तरह से अभी भी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ था। वह अभी भी एक दंग अवस्था में था। उसे फिर से सील कर दिया गया था। इसके अलावा उस श्रेणी की आभा इतनी मजबूत थी और यह एक चक्रवर्ती श्रेणी थी। उसे एक बेहद युवा मानव दिव्य महागुरु द्वारा एक तलवार से बुरी तरह से घायल कर दिया गया था और फिर उसे एक चक्रवर्ती श्रेणी द्वारा सील कर दिया गया था। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, वह एक सुपर असामान्य और स्वर्ग विरोधी मानव अस्त्र विद्या विशेषज्ञ से मिला था। ये खत्म हो गया था, ये खत्म हो गया था, ये खत्म हो गया था। वह समय, ये वास्तव में खत्म हो गया था। उसने मूल रूप से सोचा था कि क्लोन को जनकपुर शहर जैसे एक छोटे से स्थान से भागने का मौका मिलेगा। अंत में वह एक और भी भयानक अस्तित्व से मिला था। वह अपने पूरे जीवन के लिए भागने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि शौर्य मंदिर में उसका मुख्य शरीर बच नहीं जाता और उसे बचाने के लिए आता। नहीं, उसका मुख्य शरीर नहीं आ सकता था और वह निश्चित रूप से नहीं आ सकता था। वह साथ ही इतना शक्तिशाली, इतना राक्षसी और इतना भयानक था। अगर उसका मुख्य शरीर आता और मौत के लिए पीटा जाता तो वह रोने में भी असमर्थ होगा। ऐसा लगता था कि वह केवल खुद को बचाने का एक तरीका सोच सकता था। भले ही वह व्यक्ति दुर्जय था, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि वह हर समय वहां रहेगा। वह पहले चुपके से अपनी साधना बढ़ाएगा। फिर जब उसकी ताकत पर्याप्त थी तो वह उस श्रेणी के माध्यम से तोड़ने और अपने मुख्य शरीर के साथ फिर से जुड़ने का एक तरीका सोचेगा। उसने इसे 500 साल तक साधना करने का फैसला किया था। 500 साल बाद वह उस श्रेणी के माध्यम से टूट जाएगा और अपने मुख्य शरीर के साथ फिर से जुड़ जाएगा। नारफुस को सील करने के बाद आर्यन ने तुरंत अपने तंबू को खुशी के साथ अपनी भंडारण की अंगूठी में संग्रहित किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आज रात काम के बाद ऐसी अच्छी बात होगी। उसे ऑक्टोपस तंबू मिला था जिसका वह सपना देख रहा था। राशि को देखते हुए ये निश्चित रूप से बहुत सारे व्यंजनों को बनाने के लिए पर्याप्त था। ऑक्टोपस ब्रेस्ट पोर्क, ऑक्टोपस मीटबॉल, लोहे की प्लेट ऑक्टोपस, थोड़ा प्याज जोड़ना, ये भयानक होगा। उस पर कुछ आभाएं दूर से जल्दी से उड़ गईं।
आर्यन का दिमाग थोड़ा हिल गया और उसने सीधे उस जगह को छोड़ने के लिए दिव्य इरादा तकनीक का इस्तेमाल किया। बहुत जल्द 2 महान महागुरु धर्मपाल, दुष्यंत और कुछ अन्य महागुरु जल्दी से यहाँ पहुंचे। अभी क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? वह तलवार प्रहार वरिष्ठ खड्ग तलवार अमर जैसा क्यों दिखता है? धर्मपाल जमीन पर उतरा और जमीन पर विशाल डैंट को देखा। उसकी अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। हालांकि जब उसने इसका निरीक्षण किया तो उसका पूरा व्यक्ति ठंडी हवा की सांस लेने में मदद नहीं कर सका। गुरु धर्मपाल, क्या हो रहा है? दुष्यंत थोड़ा उत्सुक था। धर्मपाल ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, अभी अभी आत्मा एकत्रित श्रेणी में सीलिंग गठन टूट गया था। दुष्यंत की पुतलियां संकुचित हो गईं। क्या ये हो सकता है कि नारफुस बच गया? धर्मपाल ने अपना सिर हिलाया। वह नहीं बचा, क्योंकि अब एक और चक्रवर्ती स्तर तारा जीव सीलिंग श्रेणी आत्मा एकत्रित श्रेणी में जोड़ा गया है। तुमने क्या कहा? जब हर किसी ने ये सुना तो वे अपने बालों को सीधे खड़े करने में मदद नहीं कर सके। चक्रवर्ती स्तर तारा जीव सीलिंग श्रेणी। हे भगवान, वह बहुत पागल था। इस तरह की चीज करने में सक्षम होने के लिए वह किस तरह का शक्तिशाली श्रेणी गुरु था? धर्मपाल ने फिर से बात की, अगर मेरा अनुमान सही है तो स्थिति इस तरह होनी चाहिए। नारफुस लगभग भूमिगत से बच गया, लेकिन वरिष्ठ खड्ग तलवार अमर ने उसे खोजा और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। उसने उसे फिर से सील करने के लिए चक्रवर्ती श्रेणी का भी इस्तेमाल किया। हर कोई चुप हो गया और हवा एक मृत चुप्पी में गिर गई। हर किसी ने सदमे और सम्मान के साथ खड्ग तलवार अमर की मूर्ति को देखा। खड्ग तलवार अमर कितना शक्तिशाली था। उसके पास एक दिव्य महागुरु के स्तर पर एक शक्तिशाली साधना आधार था और उसने तलवार और खड्ग अस्त्र विद्या दोनों में महारत हासिल की थी। साथ ही एक चक्रवर्ती विद्या के स्तर पर चिकित्सा तकनीक भी थी। इसके अलावा उसने एक चक्रवर्ती श्रेणी में महारत हासिल की थी। उसे वर्णन करने के लिए कोई भी शब्द का उपयोग नहीं जानता था। उस पल में वह धीरे धीरे हर किसी की आंखों में देवता बन गया था। धर्मपाल ने भी अपना सिर उठाया और खड्ग तलवार अमर की मूर्ति को घूर दिया। वह खड्ग तलवार अमर के बारे में बहुत उत्सुक था, जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। कहा जाता था कि हन राज्य से तलवार संत और यंग राज्य से दिव्य पंथ से खड्ग कला विशेषज्ञ खड्ग तलवार अमर को चुनौती देने जा रहे थे। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि 7 तारे संरेखित थे, इसलिए उन्हें अपने देश की रक्षा करनी पड़ी। अब जब 7 तारे अब संरेखित नहीं थे तो वे पहले ही शांत हो गए थे। उन्हें जल्द ही आना चाहिए, है ना? क्या वरिष्ठ खड्ग तलवार अमर उनसे लड़ने के लिए बाहर आएगा? मैं वास्तव में उम्मीद करता हूं कि मैं एक अतुलनीय रूप से शानदार लड़ाई देख सकता हूं। आर्यन के पक्ष में घर लौटने के बाद उसने तुरंत नारफुस के तंबू को बाहर निकाला और जल्दी से पूरे आंगन को भर दिया। भंडारण की अंगूठी में कुछ स्थानों को अंतरिक्ष की समस्याओं के कारण विकृत होने के बिंदु तक निचोड़ा गया था। आर्यन को लगा कि उसे अभी भी कुछ अग्नि पत्थर खरीदना होगा। उसे भंडारण की अंगूठी में जगह का ठीक से विस्तार करना होगा, अन्यथा ये पर्याप्त नहीं होगा। वे शक्तिशाली तारा जीव बहुत विशाल थे। कोई भी यादृच्छिक तंबू पूरे भंडारण की जगह को भर सकता था। क्या होगा अगर वह पूरे चीज से मिलता है? वह केवल उत्सुकता से देख सकता था। जब कमरे में हर्षिता ने उस गंध को सूंघा तो वह तुरंत कमरे से बाहर भाग गई, जैसे कि वह पागल हो गई थी। एक बिल्ली की प्रकृति मछली की गंध का विरोध नहीं कर सकती थी। एक पुरानी कहावत थी कि उस दुनिया में कोई बिल्ली नहीं थी जो समुद्री भोजन का आनंद नहीं लेती थी। अगर उसने समुद्री भोजन का आनंद नहीं लिया तो उसे एक बिल्ली नहीं कहा जाएगा। वाह, क्या एक बड़ा ऑक्टोपस! मैं आज रात फिर से भाग्यशाली होने जा रहा हूँ। आर्यन ने लाल नोटों का एक ढेर हर्षिता को फेंक दिया। मैं इस तंबू का ख्याल रखूंगा। कुछ तेल और प्याज प्राप्त करें। भुगतान करना याद रखें। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। हर्षिता ने पैसे लिए और जल्दी से बाहर भाग गई। पास के सुपरमार्केट की ओर भाग रही थी। आर्यन ने तंबू का ख्याल रखना शुरू कर दिया। सबसे पहले चूसने वाले को तंबू से हटा दें। अंदर तेज दांत थे, इसलिए ये खाने योग्य नहीं था। इसका ख्याल रखने के बाद केवल नारफुस का ताजा मांस बचा था। मांस बहुत मजबूत और चबाने योग्य था। पकाने के बाद ये बहुत सुगंधित था। जब इसे मुंह में चबाया गया था तो तेल तुरंत फट गया। ये बस अप्रतिरोध्य था। मछली के लिए अद्वितीय स्वादिष्ट स्वाद भी था। उसी समय चू प्रांत के एक कोने में एक छिपे हुए जंगल में प्रकाश की कुछ किरणें चुपचाप आईं और जंगल के एक छोटे से पैच को जलाया। प्रकाश की प्रत्येक किरण के रंग अलग थे, लेकिन उनकी आभाएं बेहद भयानक थीं। वे वास्तव में दिव्य महागुरु रैंक अस्त्र विद्या विशेषज्ञों की तुलना में कमजोर नहीं थे। जब प्रकाश की किरणें फीका हो गईं, तो कई आंकड़े दिखाई दिए। कुछ लंबे और मजबूत थे, कुछ नाजुक और आकर्षक थे, कुछ बूढ़े थे और कुछ बच्चों की तरह दिखते थे। हालांकि प्रत्येक आकृति में कम या ज्यादा कुछ अन्य अजीब विशेषताएं थीं। कुछ में अजीब पुतलियां थीं, कुछ में पूंछ थी और कुछ के शरीर पर तराजू थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने चिकन फर कोट पहने थे। वे एक और एक ही लग रहे थे, जैसे कि वे उन पर बड़े हुए थे। वे अस्त्र विद्या विशेषज्ञ सभी तारा जीव थे।
ये दशकों हो गया है और हम आखिरकार फिर से मिले। हर कोई, ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दशकों में हर किसी को मानव जाति द्वारा यातना दी गई है। उनमें से एक भी अछूता और अघोषित नहीं है। हम मानव जाति नीच और बेशर्म है, कमजोरों को धमकाने के लिए संख्याओं का उपयोग कर रही है। अगर हम एक पर एक लड़ते हैं तो हम मानव जाति से नहीं हार सकते हैं। इंसानों को खोजने में सक्षम होना भी एक तरह की क्षमता है। अंत में यह इसलिए है क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं। अगर व्याघ्र देवता उतरता है तो इंसान मिट जाएंगे। ये केवल समय की बात है। पशु देवताओं की योजनाओं के अनुसार वे पशु आपदा शुरू होने से पहले इस दुनिया में इंसानों के लिए कुछ खतरा पैदा करने और उनकी ताकत को कम करने के लिए भागेंगे। हमने 7 तारों का उपयोग घिराव से बाहर निकलने के लिए किया है और हम में से कई मर गए हैं। इतने कम समय में इंसानों पर हमला करना हमारे लिए असंभव है। हम अपनी साधना बढ़ाने के लिए कुछ सहायकों को पा सकते हैं। मैंने सुना है कि इंसानों ने पवित्र पुत्रों और पवित्र कन्याओं को खोजने के लिए कुछ बड़े शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। कई और शक्तिशाली दिव्य पंथ तारा जीवों को आत्मा एकत्रित श्रेणी के मुख्य केंद्र के रूप में उपयोग करने के लिए अन्य शहरों को सौंपा गया है। और जनकपुर शहर में एक है, वरिष्ठ नारफुस का एक क्लोन। इस वरिष्ठ नवरोज, महान सैन्य कला विशेषज्ञ, अन्य नक्षत्रीय जीव भी एक साथ ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों में आनंद चमक उठा। बुरा नहीं, मुर्गी के पंखों का कोट पहने हुए बोलने वाली मादा नक्षत्रीय जीव मुस्कुराए और सिर हिलाया। वरिष्ठ नवरोज लंबे समय से प्रसिद्ध हैं। 1000 साल पहले वह पहले ही दिव्य संप्रदाय के क्षेत्र में कदम रख चुके थे। बाद में वह दिव्य संप्रदाय के शिखर पर पहुंच गए और आगे बढ़ने से सिर्फ एक कदम दूर थे। अगर हम पहले उनके विभाजित शरीर को बचा सकते हैं तो हमारे पास उनके मुख्य शरीर को बचाने का एक तरीका होगा। उस समय एक शिखर दिव्य संप्रदाय सैन्य कला विशेषज्ञ की मदद से हमारी सफलता की संभावना बहुत अधिक होगी। नक्षत्रीय जीवों के होंठ मुड़ गए और उनके चेहरों पर उत्साहित मुस्कान दिखाई देने लगी। मूर्ख इंसानों ने वास्तव में नवरोज जैसे एक शक्तिशाली दिव्य महागुरु को जैमेंगला शहर जैसी छोटी जगह पर सील करने के लिए ले गए। वे वास्तव में नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सोचते हैं कि वरिष्ठ नवरोज राजा इला जैसा कचरा है? बहुत हुआ, समय बर्बाद करना बंद करो। जल्दी से अपनी ताकत वापस पाओ। मैं व्यक्तिगत रूप से जैमेंगला शहर की यात्रा करके वरिष्ठ नवरोज को बचाऊंगा। चूंकि ऐसा है तो मुझे जय को परेशान करना पड़ेगा। ... तारों की रोशनी के नीचे एक पीले भूरे रंग की रोशनी तेजी से जैमेंगला शहर की दिशा में उड़ गई। एक रात तेजी से बीत गई। पलक झपकते ही सुबह हो गई। आर्यन सुबह जागा। रजाई अभी भी पहले जैसी ही थी। ढलान बहुत ऊंचा था और वह मजबूत होता जा रहा था, धीरे धीरे ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा था। पहले जब आर्यन प्रशिक्षण कर रहा था तो उसने वास्तव में इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ाई थी, उसने केवल इसकी कठोरता बढ़ाई थी। उसके बाद उसने काले आंखों वाले नाग, काले कछुआ संतदूत राजा इला को खाया। ऊंचाई अधिक से अधिक होती गई। क्या ये हो सकता है कि उन नक्षत्रीय जीवों को खाने से उसके शरीर में बदलाव आ रहे हैं? हालांकि इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद ये वही लग रहा था। नक्षत्रीय जीवों के रक्त का सार औसतन इंसानों से अधिक होता है। इंसानों का रक्त सार सबसे कमजोर होता है। एक शक्तिशाली नक्षत्रीय जीव को खाने के बाद आर्यन का अपना रक्तसार बढ़ता रहेगा, इसलिए उसके शरीर की गुणवत्ता सभी पहलुओं में पहले से बहुत बेहतर होगी। इसे भी एक अच्छी चीज माना जा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर में रक्त का सार बढ़ने के साथ आर्यन खेती के मार्ग पर मजबूत होता जाएगा। रक्त का सार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और युद्ध के दौरान उसके शरीर की गुणवत्ता के लिए भी बहुत सहायक था। आर्यन के जागने के बाद उसने फिर से अपनी ऊंचाई मापी और महसूस किया कि वह और 0.8 इंच लंबा हो गया है। इससे आर्यन थोड़ा चिंतित हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी ऊंचाई भी बढ़ती रहेगी? उस समय क्या वह एक विशालकाय बन जाएगा? अगर ऐसा होता तो ये बुरा होता। अगर वह एक विशालकाय बन जाता तो आर्यन का दिल बहुत कन्फ्लिक्टेड था। वह एक सामान्य व्यक्ति था और केवल एक सामान्य व्यक्ति के शरीर के अनुपात को पसंद करता था। हालांकि ये ठीक होना चाहिए। बहुत से लोग थे जो नक्षत्रीय जीवों को खाते थे। उसने कभी नहीं सुना था कि किसी में नक्षत्रीय जीवों का मांस खाने से उत्परिवर्तन हुआ हो। दूसरी ओर अगर वह सीधे नक्षत्रीय मूल खाता तो उसके शरीर में कुछ बदलाव होते। हालांकि उसने नक्षत्रीय मूल नहीं खाया था। आर्यन ने इसे थोड़ा मापा। पिछली रात नवरोज के मांस ने उसे उसकी खेती में लगभग 1% की वृद्धि प्रदान की थी। आखिरकार ये केवल नवरोज का एक हिस्सा था, पूरा नहीं। वास्तव में ये कहने के लिए कि यह पूर्ण था, ये केवल एक हिस्से का एक छोटा सा कोना था। अपनी खेती को बढ़ाने में सक्षम होना पहले से ही काफी अच्छा था। इसे देखकर नक्षत्रीय जीव वास्तव में इंसानों के लिए खजाने थे। नक्षत्रीय मूल का उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था और उनका उपयोग खेती तकनीकों को निकालने के लिए भी किया जा सकता था।
नक्षत्रीय जीव का मांस भी खाया जा सकता था और इसका सेवन करने से किसी की खेती भी थोड़ी बढ़ सकती थी, हालांकि यह ज्यादा नहीं था। नक्षत्रीय जीव का फर, तराजू, सींग, हड्डियां, सभी का उपयोग कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। भविष्य में जब उसकी ताकत ज़ियानिटियन दायरे के शिखर पर पहुंच जाएगी, तो वह निश्चित रूप से नक्षत्रीय आकाश युद्ध क्षेत्र में जाने पर विचार करेगा। जब आर्यन नीचे पहुंचा और काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, तो वह खुद को थोड़ा चकित होने से रोक नहीं पाया। सोफे पर एक 4-7 बिल्ली के कान वाली लड़की लेटी हुई थी। वह माही थी। वह बहुत लंबी हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी खेती उन्नत हो गई थी। ज़ियानिटियन चौथी कक्षा, महान महागुरु पद। प्रतिक्रिया करने के बाद आर्यन के मुंह के कोने थोड़ा मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। बुरा नहीं, जैसा कि एक अजगर श्रेणी के रक्तरेखा से अपेक्षित था। इतना उच्च श्रेणी का नक्षत्रीय जीव का मांस खाने के बाद वह बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी। प्रगति की वर्तमान दर के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि माही को एक दिव्य महागुरु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय आर्यन सहित 2 दिव्य महागुरु सैन्य कला विशेषज्ञ होंगे। क्या उसे नवरोज पर लगी मुहर को हटा देना चाहिए? इसे खोदकर पूरा खा जाना चाहिए? उस मामले में चाहे वह हो या माही, उनकी खेती थोड़ी और बढ़नी चाहिए। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद आर्यन ने फिर भी उस विचार को अस्वीकार कर दिया। नवरोज का उपयोग पूरे जैमेंगला शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया गया था। अगर वह उसे खोदकर निकालता तो जैमेंगला शहर में हर कोई इसके कारण आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा ज्यादा होगा, हालांकि बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। खैर, यही समाचार स्टेशन ने कहा था। उस समय 7 तारे संरेखित थे, जिसके कारण कई दिव्य स्तर के नक्षत्रीय जीव बच गए थे। अगर वे सभी दिव्य स्तर के नक्षत्रीय जीवों को पकड़कर खा सकते थे, तो वे भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होंगे। ओह मालिक, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? माही सोफे से नींद में उठी और खिंचाव करने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और उसके कपड़ों के बटन उड़ गए क्योंकि वह उनसे बड़ी हो गई थी। आर्यन खुद को आह भरने से रोक नहीं पाया। ये छोटी बिल्ली वाकई बड़ी हो गई है। इसके बाद उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। मैं काम पर जा रहा हूँ। इसके अलावा तुम्हें कुछ नए कपड़े खरीदने जाना चाहिए। ये पोशाक बहुत छोटी है और फिट नहीं होती। माही ने उन कुछ लाल नोटों को देखा जो आर्यन ने दिए थे और उन्हें लेने के लिए बिल्कुल भी हाथ नहीं बढ़ाया। आप कुछ 100 रुपये में कौन से कपड़े खरीद सकते हैं? यह एक जोड़ी मोजे खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। फूल खुद के लिए रखो। मैं अपने ऑनलाइन दोस्त से मेरे लिए कपड़े खरीदवाऊंगी। आर्यन की अभिव्यक्ति थोड़ी अप्रसन्न थी। हमेशा ऑनलाइन अजनबियों से अपने लिए कपड़े मत खरीदवाओ। तुम किसी को नहीं जानती और तुम किसी को डेट नहीं करती। दूसरों के लिए पैसा कमाना भी आसान नहीं है। ये सब कड़ी मेहनत है। तुम जो कर रही हो वह बहुत अनैतिक है। उसमें और मछली पकड़ने में क्या अंतर था? आर्यन को इस तरह की महिला से बहुत नफरत थी। स्वाभाविक रूप से वह माही को भी ऐसा नहीं करने देना चाहता था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने समाजवाद की शिक्षा और शिक्षण का अनुभव किया था। उसकी दुनिया को अभी भी सही मूल्यों के अनुरूप होना था। यह नहीं कहा जा सकता था कि क्योंकि वह इस दुनिया में आया था और 1 साल से थोड़ा अधिक समय तक खेती की थी, वह एक दिव्य संप्रदाय सैन्य कला विशेषज्ञ बन गया था। वह एक धौंस जमाने वाला बन गया था जो कमजोरों को धौंस जमाता था और मनमाने ढंग से साधारण लोगों को धौंस जमाता था। उसमें और एक शैतान में क्या अंतर था जो मानवता का विरोध करता था? बेशक एक और बात थी, माही स्मार्ट नहीं थी। वह गंभीर रूप से चिंतित था कि माही को धोखा दिया जाएगा। माही ने अपने कंधे उचकाए। चिंता मत करो, हालांकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे उत्पादों की बिक्री की अभी भी गारंटी है। मैं केवल उन अमीर दूसरे पीढ़ी के बच्चों के साथ चैट करती हूँ। मैं निश्चित रूप से उन साधारण लोगों को नहीं ठगूंगी। मैं केवल अमीरों को ठगती हूँ। अमीर लोगों का पैसा भी दूसरों द्वारा कड़ी मेहनत से कमाया जाता है। तुम उन्हें भी नहीं ठग सकती। तो मैं चोरी करने जाऊंगी। आर्यन ने चुपचाप अपना हाथ अपनी बेल्ट के बकल पर रखा। एक मजबूत मारने के इरादे को महसूस करने के बाद माही इतना डर गया कि वह कांप गया। उसने तुरंत अपना लापरवाह रूप हटा दिया और पैसे ले लिए। मालिक, गुस्सा मत हो। मैं बाद में सड़क किनारे की दुकान पर जाकर कुछ कपड़े खरीदने जाऊंगी। तभी आर्यन ने अपनी अभिव्यक्ति को शांत किया और पुस्तकालय में काम पर जाने के लिए निकल गया। जब वह पुस्तकालय पहुंचा तो आज नए लोगों का एक और बैच था। उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और काम करना शुरू कर सकते थे। गुंजन ने आर्यन के पक्ष के लिए एक की व्यवस्था की। वह भी सेवानिवृत्त होने वाली थी, इसलिए उसने इस तथ्य का लाभ उठाया कि वह अभी भी पद पर थी ताकि आर्यन के अधीनस्थों में से एक को अपने ही क्षेत्र में व्यवस्थित कर सके ताकि उसके पास उपयोग करने के लिए कोई हो। कम से कम आर्यन को साफ सफाई जैसे गंदे काम करने की जरूरत नहीं थी। आर्यन चौथी मंजिल पर आया। जब वह अपने क्षेत्र में पहुंचा तो 20 के दशक की एक महिला तुरंत उसके सामने आई और सीधी खड़ी हो गई। उसका एक अंडाकार चेहरा, छोटे बाल और लगभग 5'5" थी।
वह बहुत सक्षम लगती थी और सीधी खड़ी थी। उसकी आभा भी कम नहीं थी और वह कोमल शर्मा के बराबर थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, सुपरवाइजर। आर्यन ने सिर हिलाया और दूसरे पक्ष को देखा। वह थोड़ा हैरान था। हौतन 6ठी कक्षा, लगभग हौतन 7वीं कक्षा तक पहुंच रही थी। वह साथ ही काफी सक्षम था। इसके अलावा उसके शरीर से एक कमजोर मारने का इरादा आ रहा था। उसने कई नक्षत्रीय जीवों को मार डाला था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह नक्षत्रीय युद्ध क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुई थी? पूरी तरह से नहीं। आर्यन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में एक रक्तपिपासु आभा थी जिसमें ज्यादा तर्कसंगतता नहीं थी। यह एक बाघ दानव जैसा था, लेकिन यह एक बाघ दानव नहीं था। वह भावना, उसने पहले एक नक्षत्रीय मूल खाया था। एक नक्षत्रीय मूल को सीधे निगला नहीं जा सकता था। एक नक्षत्रीय मूल एक नक्षत्रीय जीव के मांस से अलग था। एक नक्षत्रीय मूल एक नक्षत्रीय जीव का सार था। उसी समय इसमें एक नक्षत्रीय जीव की हिंसक और रक्तपिपासु भावना भी थी। एक बार जब एक इंसान इसे खाता था तो एक शुद्ध इंसान भी धीरे धीरे एक पशु में बदल जाएगा जब तक कि वह पूरी तरह से रक्तपिपासु नक्षत्रीय जीव द्वारा खाया नहीं जाता। आखिरकार ये पूरी तरह से एक नक्षत्रीय जीव में बदल जाएगा जिसने अपनी तर्कसंगतता खो दी थी। लगता है कि उसके सामने वाले व्यक्ति के पास बताने के लिए काफी कहानी थी। तुम्हारा नाम क्या है? सुपरवाइजर को जवाब, मेरा नाम यशिका है। मैं एक सेवानिवृत्त सैनिक हूँ। जैसा कि अपेक्षित था उसका अनुमान सही था। पुस्तकालय में बहुत ज्यादा काम नहीं है। तुम्हें बस हर रात एक बार फर्श साफ करना होगा। काम से छुट्टी होने से पहले जांच लें कि क्या किताबें वापस आ गई हैं और क्या वे क्षतिग्रस्त हैं। इसके अलावा तुम्हें उन किताबों के बारे में जानकारी दर्ज करनी होगी जो उधार ली गई हैं। बाकी समय तुम उनका स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हो। बेशक ये स्वतंत्रता हमारे आसपास के दायरे के भीतर है। काम के घंटों के दौरान लंबे समय तक हमारे आसपास से बाहर मत जाओ। हाँ, आपके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद, सुपरवाइजर। खैर, कुछ और नहीं है। तुम अभी अभी पहुंची हो। पहले किताबों का स्टॉक लेने जाओ और उनसे परिचित हो जाओ। हाँ, यशिका किताबों का स्टॉक लेने गई। उसकी शैली बहुत सक्षम थी, जो एक सेवानिवृत्त सैनिक से अपेक्षित था जो नक्षत्रीय युद्ध क्षेत्र में गया था। उस तरह की सक्षम शैली ऐसी नहीं थी जो साधारण लोग कर सकते थे। आर्यन ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह महिलाओं को देखने की भी परवाह नहीं करता था। उसके वर्तमान हित केवल पढ़ना, खाना, सोना और नक्षत्रीय जीवों से लड़ना थे। हालांकि आर्यन ने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि वह आज ही आया था। उसने पहली किताब पढ़ी थी जब उसे अंतिम बुनियादी मुष्टि तकनीक मिली थी। सप्तर्षि पुस्तक के उत्साह को महसूस करते हुए, जिसमें खेती की तकनीक भी शामिल थी, आर्यन खुद को थोड़ा चकित होने से रोक नहीं पाया। क्या ये यशिका थी या यह अच्छे भाग्य के साथ एक कोई थी? इसके कारण आर्यन ने अपना सिर घुमाया और यशिका को देखा। वह क्या कर रही थी? उसने वास्तव में अपनी बाहों को मोड़ा और खिड़की के पास अपनी मुष्टि का अभ्यास कर रही थी। हालांकि उसकी बाहें मोटी नहीं थीं, उसकी मांसपेशियां विशेष रूप से टोन थीं। क्या वह वाकई एक महिला की बाह थी? ये गुंजन की तुलना में इतना ज्यादा मजबूत क्यों लगा? गुंजन की तुलना में वह व्यवहारिक रूप से पुरुषों में एक पुरुष थी। तुम्हें क्या इन्वेंट्री लेने की जरूरत नहीं है? तुम क्यों अभ्यास कर रही हो? आर्यन खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। यशिका ने जो कर रही थी वह रोक दिया और तुरंत जवाब दिया। जब मैं सैन्य शिविर में थी तब मैं इसकी आदी हो गई थी। कुछ भी करने से पहले मैं पहले अपनी मुष्टि का अभ्यास करूंगी। क्या इसकी अनुमति नहीं है? तो मैं यह नहीं करूंगी। ये ठीक है, जब तक तुम कोई शोर नहीं करती, ये ठीक है। धन्यवाद, सुपरवाइजर। उस क्षण आर्यन ने महसूस किया कि उसके आसपास के लोग वास्तव में अजीब और अजीब थे। शुरुआत से गोविंद गंभीर नहीं था। गोविंद पूरे दिन रेड रोमांस गया और गैरिसन टीम द्वारा उसे पकड़ा गया। गुंजन एक स्त्री पशु मानव था। अब यशिका थी। वह ठीक लगती थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व कुछ हद तक पुरुष जैसा था। खैर, जैसा कि कहा जाता है, एक ही पंथ के पक्षी एक साथ झुंड में होते हैं। क्या ये हो सकता है कि मैं भी एक अजीब हूँ? नहीं, नहीं, मेरी दुनिया इतनी परिपक्व है, मेरी प्रतिभा इतनी मजबूत है और मैं इतना सुंदर हूँ। मैं एक अजीब कैसे हो सकता हूँ? आर्यन ने सिर हिलाया। उसके आसपास बहुत सारे अजीब लोग थे। इसने उसे थोड़ा घबरा दिया और उसने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया। पहले किताब पढ़ना बेहतर था। अंतिम मुष्टि तकनीक को पढ़ने के बाद उसने इसे सप्तर्षि पुस्तक के दिव्य आत्मा को अपने आप खेती करने के लिए सौंप दिया। फिर आर्यन अन्य खेती तकनीकों को देखने के लिए जा सकता था। सप्तर्षि पुस्तक का दिव्य आत्मा बहुत जल्दी अंतिम मुष्टि तकनीक को पूर्णता के लिए खेती की। इस तरह आर्यन की सभी मुष्टि तकनीकें एक शुद्ध सुनहरे रंग की हो जाएंगी। उन्हें कभी भी कहीं भी संश्लेषित किया जा सकता था। हालांकि उसे काम से छुट्टी होने तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अगर उसने उन्हें अभी संश्लेषित किया तो वे सुनहरी रोशनी छोड़ेंगे। जब वह दोपहर में काम से छुट्टी हो गया तो आर्यन पहले निकल सकता था।
फर्श को साफ करने का काम स्वाभाविक रूप से यशिका द्वारा किया जाएगा। आर्यन सीधे संश्लेषण शुरू करने के लिए घर चला गया। सप्तर्षि पुस्तक रोशनी से बह रही थी, सभी बुनियादी मुष्टि तकनीकों को घनीभूत कर रही थी। ओम, मा, नी, पद, में, हम, ... वे शब्द बहुत परिचित थे। वे बौद्ध 6 शब्द मंत्र थे। आर्यन को याद आया कि जब उसने अपने पिछले जीवन में टीवी श्रृंखला देखी थी, तो वे शब्द थे जो तथागत 5 तत्वों के पर्वत के शीर्ष पर बड़बड़ा रहे थे। अगले सेकंड में 6 बड़े शब्दों ने सीधे एक विशाल सुनहरी बौद्ध मुष्टि तकनीक बनाने के लिए संयुक्त किया। तथागत दिव्य मुष्टि, ये वास्तव में तथागत दिव्य मुष्टि है। आर्यन खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाया। पहले धर्मराज ने कहा था कि तथागत दिव्य मुष्टि सबसे मर्दाना और यांग जैसा बौद्ध तकनीक था जिसमें सबसे मजबूत प्राणघातक क्षमता थी। उस समय वह मुष्टि तकनीकों के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि खेती तकनीकों के बारे में। दूसरे शब्दों में, तथागत दिव्य मुष्टि की शक्ति न केवल मुष्टि तकनीक की दुनिया में थी, बल्कि पूरे सैन्य कला की दुनिया में थी। इसके अलावा धर्मराज ने यह भी कहा था कि तथागत दिव्य मुष्टि कई वर्षों से खो गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में उसकी अपनी सप्तर्षि पुस्तक के दिव्य आत्मा द्वारा संश्लेषित किया गया था। वह वाकई उस समय भाग्यशाली था। वह नहीं जानता था कि क्या ये यशिका द्वारा लाया गया था। अगर ऐसा था तो वह वाकई एक कोई होगी। आर्यन ने तुरंत सप्तर्षि पुस्तक के दिव्य आत्मा को तथागत दिव्य मुष्टि की खेती शुरू करने के लिए कहा। इस तरह की एक शक्तिशाली तकनीक ऐसी थी जिसे आर्यन प्रदर्शित करने और उसकी शक्ति देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि प्रगति को देखते हुए ये बहुत तेज नहीं लग रहा था। उसने अनुमान लगाया कि वह केवल कल तक इसे पूरी तरह से खेती कर पाएगा। आर्यन भी जल्दी में नहीं था। वह इसे धीरे धीरे लेगा। वह पहले सोएगा... रात धीरे धीरे काली हो गई। जैमेंगला शहर खामोशी में डूब गया। लोग मूल रूप से पहले से ही सो गए थे। उस क्षण एक पीले भूरे रंग की रोशनी चुपचाप पुस्तकालय की सबसे ऊपरी मंजिल तक उड़ गई। यह एक बेहद मोटी बूढ़ी मुर्गी थी। वहां आने के बाद उसने पहले चारों ओर देखा और देखा कि सड़क पर कोई नहीं था। उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और तलवार अमर की मूर्ति तक नीचे सरक गई। फिर वह अपने मानव रूप में वापस बदल गई। ये जय थी। ये यहाँ होना चाहिए। वह अपने मानव रूप में बदलने के बाद वह तुरंत जमीन पर लेट गई और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके जमीन के नीचे नवरोज के साथ संवाद किया। वरिष्ठ नवरोज, क्या आप नीचे हैं? अंधेरे में नवरोज का क्लोन जो खेती कर रहा था, अचानक उस आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के बाद रुक गया। फिर उसने उलझन में पूछा, आप कौन हैं? वरिष्ठ, मैं फीनिक्स पृथ्वी मुर्गी कबीले का जय हूँ। मैंने सुना है कि आप यहाँ थे, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मैं आपको बचाऊंगा और हमारे नक्षत्रीय जीव कबीले को हमारी महिमा बहाल करने और इंसानों को नष्ट करने के लिए नेतृत्व करूंगा। मैं समझ गया। वरिष्ठ, ये कनिष्ठ संरचना को तोड़ देगा और आपको बाहर जाने देगा। संरचना को तोड़ेंगे? एक पल रुकिए। नवरोज ने जल्दी से रुकने के लिए चिल्लाया। क्या मजाक था? वह एक शाही संरचना थी। वह महसूस कर सकता था कि जय की खेती का स्तर केवल ज़ियानितियन 7वीं कक्षा दिव्य महागुरु पद पर था। इस खेती के स्तर के साथ उसके लिए एक बार में संरचना को तोड़ना बिल्कुल असंभव था। हालांकि अगर वह एक बार में संरचना को नहीं तोड़ पाती तो वह उस मानव राक्षस को आकर्षित कर सकती थी। न केवल उस आदमी की खेती मजबूत थी, बल्कि वह एक शातिर और निर्दयी आदमी भी था। जब उसने उसे काटा तो उसने पलक भी नहीं झपकाई थी। अगर वह आता और देखता कि कोई उसे बचा रहा है तो वह गुस्सा हो जाएगा। अगर उसने सरीला तोड़ दी और उसे काट दिया तो उसका क्लोन बिना दफन जगह के मर जाएगा। ये बिल्कुल असंभव था। वह उस क्लोन को रखना चाहता था और अपने मुख्य शरीर को बचाने के लिए इसका उपयोग करने के लिए इंतजार करना चाहता था, जिसे शाओलिन की 72 दानव गुफाओं में कैद किया गया था। जोखिम बहुत बड़ा था। वरिष्ठ नवरोज, आप मुझे आपको बचाने क्यों नहीं देते? क्या आप बाहर नहीं आना चाहते? नवरोज एक पल के लिए चुप था। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने तुरंत कहा, मैं आपको स्थिति समझाऊंगा। इस शहर में मानव जाति का एक दिव्य महागुरु है। ये पूज्य स्वयं चिंतित है कि आप संरचना को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे और इसके बजाय उसे लुभाएंगे। आप जानते हैं, अगर मैं बाहर होता तो उससे निपटना आसान होता। मैं उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपकी खेती काफी ऊंची नहीं है। मुझे चिंता है कि जब आप सील तोड़ रहे होंगे तो आप उसे लुभा सकते हैं और आप पर घात लगा सकते हैं। आप मर सकते हैं और मैं आपको बाहर जाकर बचाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। तो हमें अभी तक उसे सतर्क नहीं करना चाहिए। ओह, तो ऐसा ही है। तो इस कनिष्ठ को क्या करना चाहिए? ये कैसे? तुम पहले उसे ढूंढने जाओ और देखो कि क्या वह इस शहर में है। अगर वह इस शहर में है तो एक चाल चलने की जल्दी मत करो। अगर वह इस शहर में नहीं है तो तुम्हारे लिए एक चाल चलने में बहुत देर नहीं होगी। जैसा कि वरिष्ठ नवरोज से अपेक्षित था, आप वाकई दुर्जय हैं। सील के नीचे भी आपने पहले से ही एक प्रतिवाद के बारे में सोचा है।
अगर हम आपको बचा सकते हैं तो हम निश्चित रूप से अपनी नक्षत्रीय जीव दौड़ को गौरव के लिए नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। नवरोज सूखी हंसी हंसा। वह वास्तव में केवल जय को पहले इसका परीक्षण करने के लिए चाहता था। चाहे वह सील तोड़ सके या नहीं, वह माध्यमिक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे आर्यन को उकसाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वह वाकई खत्म हो जाएगा। वरिष्ठ नवरोज, ये कनिष्ठ अब उस व्यक्ति को ढूंढने जाएगा। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। हाँ, जाओ। जय तुरंत अपने नक्षत्रीय जीव के रूप में वापस बदल गया। अपने पंखों के एक फड़फड़ाहट के साथ उसका शरीर तुरंत हवा में ऊपर उठ गया और एक रोशनी की धारा में बदल गया जो तेजी से पूरे जयमंगला शहर को घेर लिया। उसकी तेज निगाह ने पूरे जयमंगला शहर को स्कैन किया, लेकिन वह अभी भी आर्यन को नहीं ढूंढ पाए। मूल रूप से महागुरु पद से ऊपर किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल था जो अपनी आभा को छिपा सकता था। केवल उन अस्तित्वों जिनकी ताकत महागुरु पद से बहुत अधिक थी उन्हें ढूंढ सकते थे। आर्यन की खेती पहले ही दिव्य महागुरु पद तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा वह एक आध्यात्मिक खेती तकनीक की खेती करता था। जब तक वह खुद नहीं चाहता, कोई और उसे ढूंढने में सक्षम नहीं होगा। ... समय बीत गया। पलक झपकते ही ये पहले से ही अगले दिन सुबह हो गई थी। आर्यन के जागने के बाद उसने जो पहली चीज की वह उसकी सप्तर्षि पुस्तक के दिव्य आत्मा को देखना था। बुरा नहीं, तथागत दिव्य मुष्टि को पहले ही पूरा होने के लिए खेती की जा चुकी थी। तथागत दिव्य मुष्टि के भीतर निहित बेहद अति प्रवाहित और मजबूत प्राणघातक क्षमता को महसूस करते हुए आर्यन अपने दिल में काफी उत्साहित महसूस कर रहा था और वह अतुलनीय रूप से आराम से महसूस कर रहा था। भविष्य में उसके पास एक और शक्तिशाली कदम होगा जो उसके जीवन को बचा सकता है। उसी समय उसने अपनी खेती की जांच की। ज़ियानिटियन 7वीं कक्षा की उसकी खेती पहले से ही ज़ियानिटियन 8वीं कक्षा तक आधी थी। दूसरे शब्दों में उसकी खेती फिर से उन्नत होगी और ज़ियानिटियन 8वीं कक्षा तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस स्थिति के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि उसे ज़ियानिटियन 9वीं कक्षा दिव्य महागुरु पद के शिखर तक उन्नत होने के लिए 1 वर्ष का समय नहीं लगेगा। अगले नक्षत्रीय जीव आपदा से पहले अभी भी 4 साल थे। दूसरे शब्दों में, एक बार जब वह दिव्य संप्रदाय के शिखर पर पहुंच जाएगा तो वह अभी भी 3 और वर्षों के लिए पुस्तकालय में रहना जारी रख सकता था। 3 साल पर्याप्त थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि राजा पद तक उन अंतिम बुनियादी मुष्टि तकनीक अपनी खेती के तेजी से विकास को महसूस करने के बाद आर्यन पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ था। वह किताबें पढ़ता गया और पूरी ताकत से उन्हें पढ़ता गया। उठने के बाद आर्यन ने एक मिश्रित अनाज का पराठा और 1 कप दही खरीदा। पीते हुए वह पुस्तकालय की ओर भागा। जब वह ट्रैफिक लाइट के चौराहे से गुजरा तो वह ड्यूटी पर तैनात गोविंद से मिला। आर्यन ने महसूस किया कि उसके शरीर में धार्मिकता अधिक से अधिक उग्र होती जा रही थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लोगों की रक्षा कर रहा था कि एक तरह की महान धार्मिकता धीरे धीरे बन रही थी। अब जब गोविंद में भी ये था तो आर्यन बहुत संतुष्ट था। किसी को ये जानना चाहिए कि 1 साल पहले गोविंद अभी भी एक गुंडा था। वह केवल ट्रैफिक लाइट क्षेत्र में भागता था और जहां भी लोकप्रिय होता था वहां जाता था। अब वह लोगों की सुरक्षा कर रहा था। एक व्यक्ति के बारे में सबसे संतोषजनक बात यह थी कि उसने खुद का नाम बनाने में कामयाबी हासिल की थी। जब आर्यन उसे जमानत पर बाहर निकालने के लिए पुराने लुथरा के पास गया तो यह व्यर्थ नहीं था। इसके अलावा उसकी वर्तमान खेती पहले ही हौतन 5वीं कक्षा तक उन्नत हो गई थी। ऐसा लगता है कि विशेष प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के बाद उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। पुराने आर्यन, काम पर जा रहे हो? गोविंद ने पहले उसका अभिवादन किया। आर्यन ने जवाब में सिर हिलाया। क्या तुम थोड़ा नाश्ता करना चाहते हो? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, हालांकि तुम आज यहाँ ड्यूटी पर क्यों हो? उसका जिक्र मत करो। हाल ही में जयमंगला शहर अभी तक शांत नहीं हुआ है। एक के बाद एक लहरें, सभी प्रकार की परेशानी वाली चीजें एक के बाद एक हो रही हैं। नतीजतन कल रात फिर से कुछ हुआ। कुल मिलाकर 6 पुरुष मुसीबत में थे। फिलहाल प्रारंभिक निर्णय यह है कि यह नक्षत्रीय जीव द्वारा किया गया था, लेकिन हमारे पास बिल्कुल कोई सुराग नहीं है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। 7 तारों के संरेखण से गुजरने के बाद यह अपरिहार्य है कि कुछ मछलियां जाल से फिसल जाएंगी। मैं पहले काम पर जा रहा हूं। तुम आगे बढ़ो। 1 मिनट रुको, पुराने आर्यन। क्या अगले 2 दिनों में तुम्हें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना बेहतर होगा? वह नक्षत्रीय जीव बहुत अच्छी तरह से तुम्हें ढूंढ सकता है। आर्यन ने एक हैरान करने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। तुम ऐसा क्यों कहते हो? गोविंद की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने एक गहरी सांस ली। मरने वाले सभी 6 सुंदर पुरुष थे। आर्यन चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया और पुस्तकालय की ओर चलता रहा। क्या मरने वाले सभी सुंदर पुरुष थे? क्या ये हो सकता है कि नक्षत्रीय जीव में कुछ अनकहे फेटिश थे? यह कोई सनसनीखेज मामला नहीं था। सभी प्रकार के अजीब नक्षत्रीय जीव थे। कुछ ऐसे भी थे जो इंसानों के प्यार में पड़ जाते थे और बच्चों को जन्म देते थे। इसलिए ऐसी बात का होना आश्चर्यजनक नहीं था।
आर्यन ने पूरी जैमेंगला शहर को स्कैन करने के लिए सप्तर्षि की भव्य रहस्य का उपयोग किया, लेकिन उसे कोई नक्षत्रीय जीव नहीं मिला। क्या ये हो सकता है कि दूसरा पक्ष छिपा हुआ है? भूल जाओ, वह अभी भी निश्चित नहीं था कि दूसरा पक्ष शहर में था। सिर हिलाते हुए आर्यन ने अब और नहीं सोचा। उसने पहले काम पर जाने का फैसला किया। शायद दूसरा पक्ष पहले ही चला गया है। पुस्तकालय पहुंचकर यशिका पहले ही उससे पहले पहुंच चुकी थी। पूरे क्षेत्र को कल रात साफ कर दिया गया था, जिसने आर्यन को काफी संतुष्ट कर दिया था। ऐसा लगता है कि यशिका अभी भी एक बहुत अच्छी अधीनस्थ थी। उस क्षण वह खिड़की पर अपनी मुष्टि कला का अभ्यास कर रही थी। ये देखकर कि आर्यन आ गया था, उसने तुरंत जो कर रही थी वह रोक दिया और उसका अभिवादन किया। नमस्ते सुपरवाइजर। आर्यन ने सिर हिलाया और उसकी नजर उसके शरीर पर घूम गई। ऐसा लगता है कि यशिका बहुत जल्दी आ गई थी और काफी देर से अपनी मुष्टि कला का अभ्यास कर रही थी। उसकी त्वचा पर एक हल्की बूंदाबांदी थी और वह पहले ही भीग चुकी थी। पुस्तकालय एक मुक्केबाजी का मैदान नहीं है, इसलिए तुम्हें अभी भी अपनी उपस्थिति पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे लिए मुक्केबाजी करना ठीक है, लेकिन तुम पसीना नहीं बहा सकती और अपने कपड़े गीले नहीं कर सकती। यशिका ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। पसीना एक योद्धा की महिमा है। तुम प्रशिक्षण के दौरान पसीना नहीं बहाती और तुम्हें युद्ध के दौरान खून बहाना पड़ता है। लेकिन तुम अब एक योद्धा नहीं हो, तुम सिर्फ एक पुस्तकालयाध्यक्ष हो। आर्यन के शब्दों ने यशिका को चुप्पी में अपना सिर नीचे करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके नाखून उसकी हथेलियों के मांस में गहराई से घुस गए। आर्यन ने और कुछ नहीं कहा। हर किसी की अपनी कहानियां होती हैं, इसलिए वह पूछने के लिए बहुत आलसी था। किताबें पढ़ना और तकनीकों को इकट्ठा करना किसी की खेती में सुधार करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। पलक झपकते ही एक दिन का समय चुपचाप बीत गया। आर्यन को शाओलिन ने भेजी गई खेती तकनीक से एक और बुनियादी मुष्टि तकनीक मिली। हालांकि आर्यन पहले की तरह किताबें नहीं पढ़ रहा था। जब वह एक खेती तकनीक का अभ्यास करता था तो वह विशेष रूप से देखता था कि कौन सी खेती तकनीक है। जो किताबें वह अब पढ़ रहा था वे अधिक जटिल थीं। जब वह शुरुआती चरणों में किताबें पढ़ रहा था और खेती तकनीकों को इकट्ठा कर रहा था तो आर्यन के विचार बहुत सरल थे। वह पहले कुछ शाही तकनीकों को संश्लेषित करना चाहता था ताकि उसके पास उपयोग करने के लिए पहले एक पर्याप्त शक्तिशाली खेती तकनीक हो। उस बिंदु पर, चाहे वह हमले की तकनीकें हों, सहनशीलता की तकनीकें हों या जीवन रक्षक खेती तकनीकें हों, उसके पास पहले से ही थीं। बाकी के लिए वह स्वाभाविक रूप से इतना घबराया हुआ नहीं था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण भी था और वह ये था कि आर्यन पहले एक गलतफहमी में पड़ गया था। वह केवल उस खेती तकनीक का उपयोग कर रहा था जिसे वह खेती करना चाहता था। वास्तव में कई खेती तकनीकें थीं जो उसने सोचा था कि उतनी बुरी नहीं थीं। उस समय उसने जिस मुष्टि तकनीक को संश्लेषित किया था, तथागत दिव्य मुष्टि को ही लें। आर्यन ने मूल रूप से सोचा था कि मुष्टि तकनीकें निश्चित रूप से कृपाण तकनीकों और तलवार तकनीकों से घटिया थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कृपाण तकनीकें और तलवार तकनीकें मुख्य रूप से हथियार थे, जबकि मुष्टि तकनीकें मुख्य रूप से शारीरिक हमले थे। एक खून और मांस का शरीर एक हथियार को कैसे हरा सकता था? हालांकि सीखने के बाद आर्यन ने पाया कि तथागत दिव्य मुष्टि की शक्ति महापौर कृपाण और स्वर्ग छेदन तलवार से कम नहीं थी। वह केवल एक मुष्टि तकनीक थी। मुष्टि तकनीकों के बारे में क्या? पंजा तकनीकों के बारे में क्या? पैर तकनीकों के बारे में क्या? कहा जाता था कि शाओलिन में एक महागुरु स्तर की तकनीक अजगर पंजा था। ये बेहद मर्दाना और यांग था। ये धातु को तोड़ सकता था और स्टील को तोड़ सकता था। यह एक बैग से कुछ निकालने जितना आसान था। अगर इसे एक शाही तकनीक बनाने के लिए अन्य पंजा तकनीकों के साथ जोड़ा जाता तो ये कितना शक्तिशाली होगा। वह उंगली की तकनीक भी थी। एक उंगली ब्रह्मांड को तोड़ सकती थी। कौन इसे रोक सकता था? सैन्य कला के रास्ते में शायद ही कोई अंतर हो, लेकिन यह अपरिहार्य था कि एक दूसरे का मुकाबला करने का एक तरीका था। यहाँ तक कि अगर उसकी खेती बहुत मजबूत थी, अगर वह एक ऐसी तकनीक का सामना करता था जो एक दूसरे का मुकाबला करती थी, तो यह अपरिहार्य था कि वह इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए अधिक सीखना और अधिक अभ्यास करना बेहतर था। दुनिया में सभी तकनीकों को सीखना सबसे अच्छा था। जब वह समय आएगा तो कौन जानता था कि सप्तर्षि पुस्तक का दिव्य आत्मा किस स्तर तक पहुंचेगा। क्या यह इतना भयानक होगा कि वह एक ही विचार से जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था? बहुत जल्दी शाम हो गई। आर्यन ने कैंटीन में रात का खाना खाने के बाद घर के लिए रवाना हो गया। ... उस क्षण कर्नाटक प्रांत की महान उजाड़ प्राचीन सड़क पर एक आकृति चुपचाप गायब हो गई। उसने अपने हाथों को जोड़ा और बीहड़ और खतरनाक पहाड़ी रास्ते की ओर झुक गया। 7 तारों के संरेखण के दिन कई दिव्य संप्रदाय नक्षत्रीय जीव 9 प्रांतों से भाग गए। 9 प्रांतों का गठबंधन विशेष रूप से तलवार संत से एकांत से बाहर आने और नक्षत्रीय जीवों को पकड़ने का अनुरोध करने आया है। आवाज खाली प्राचीन रास्ते पर प्रसारित हुई। पहाड़ की हवा सरसरा रही थी और पहाड़ का रास्ता एक एंटीना की तरह था।
ये संकीर्ण, लंबा और सीधा था। ये बताना असंभव था कि पहाड़ पर लोग इसे सुन सकते थे या नहीं। जब आकृति ने देखा कि पहाड़ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने आधा कदम आगे बढ़ाया। इससे पहले कि उसका पैर जमीन पर उतरता, एक चांदी की रोशनी अचानक 9 आसमानों से नीचे आ गई। खड़क, तलवार की रोशनी उसके सामने जमीन पर निर्दयता से घुस गई। सदमे की लहर बड़ी नहीं थी, लेकिन इसने उसे, जो ज़ियानटियन दूसरी कक्षा का महागुरु था, को उड़ा दिया। वह 100 फीट दूर रुकने से पहले जमीन पर दर्जनों बार लुढ़का। तलवार के रास्ते में किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। 9 प्रांतों का गठबंधन ने तुम्हें यहाँ भेजा, लेकिन तुम इसके बारे में भी नहीं जानते। दूत जमीन से उठा और एक युवा महिला को देखने के लिए ऊपर देखा, जो अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके धीरे धीरे नीचे चल रही थी। वह चौंकने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सिर्फ दूसरे पक्ष की सुंदर उपस्थिति के कारण नहीं था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात, ये दूसरे पक्ष की खेती के कारण था। अधिकांश कृषक अपने चेहरे की विशेषताओं से एक व्यक्ति की हड्डियों की उम्र बता सकते थे। ये वैसा ही था जैसे एक साधारण व्यक्ति भारी मेकअप पहने हुए कैसा दिखेगा जब वे अपनी सुंदरता को देखने में विफल रहे। हालांकि एक कृषक एक ही नज़र में इन सब के माध्यम से देख पाएगा। युवती केवल 20 के दशक की शुरुआत में थी, लेकिन वह पहले से ही ज़ियानटियन दायरे की तीसरी कक्षा में थी, उससे एक कक्षा अधिक। ये वास्तव में भयानक था। कृपया मुझे माफ करें, युवा मिस। मैं बहुत जल्दबाजी में था और गठबंधन द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए वर्जित को तोड़ दिया। चूंकि यह तुम्हारा पहला अपराध है, मैं तुम्हारी जान बख्शती हूँ। भाग जाओ। लेकिन युवा मिस, गठबंधन का मिशन, उसे खत्म करने के लिए इंतजार किए बिना महिला ने सीधे पलटवार किया। बस कुछ दिव्य संप्रदाय नक्षत्रीय जीव मेरे गुरु को कार्रवाई करने के लायक हैं। ये हास्यास्पद है। मेरे गुरु एकांत में हैं और बाहर नहीं आएंगे। भाग जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पहाड़ के ऊपर से एक गहरी आवाज सुनाई दी। अंजू, अशिष्ट मत बनो। आवाज में एक सर्वोच्च तलवार का इरादा था। आसमान में बादल पलट गए, एक साफ रात का आसमान प्रकट हुआ जो एक पेंटिंग की तरह सुंदर था। अगले पल एक हवा चली और एक आकृति चुपचाप उन दोनों के सामने दिखाई दी। उसकी उपस्थिति बहुत अचानक और प्राकृतिक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत पहले यहाँ आ गया था और पूरे समय वहीं खड़ा था। विशेष दूत ने दूसरे पक्ष पर एक नजर डाली। उसकी दाढ़ी और बाल सब सफेद थे, लेकिन उसकी आंखें उत्साही थीं और उसका रंग लाल था। उसकी सादी रंग की पोशाक हवा में फड़फड़ा रही थी, जिसमें एक अमर का इरादा था। दूत के चेहरे पर एक बेहद सम्मानजनक अभिव्यक्ति दिखाई देने से खुद को रोक नहीं पाया। 9 प्रांतों के तलवार संत लक्ष्मण कुमार, एक शक्तिशाली अस्तित्व जो किसी के बालों को खड़ा कर सकता था। दुनिया में ड्रैगन सूची में 10वें स्थान पर और दुनिया में ड्रैगन सूची में 9वें स्थान पर कृपाण भगवान शमशेर सिंह को 9 प्रांतों की रक्षा करने वाली कृपाण और तलवार के रूप में जाना जाता था। वह एक सच्चा सैन्य कला विशेषज्ञ था। उसका खेती का स्तर दुनिया में दसियों अरब लोगों की पहुंच से बहुत दूर था। तलवार कला के मामले में पूरी दुनिया में 9 प्रांतों में नंबर 1 व्यक्ति और विश्व ड्रैगन सूची में नंबर 1 व्यक्ति, तलवार सम्राट अजय कुमार को छोड़कर कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। इंग्लैंड के तलवार राजा अटलांटिस और हन राज्य के तलवार संत लियू चेंगशुन, वे सभी उसके द्वारा पराजित हुए थे। ये कहा जा सकता था कि तलवार कला के क्षेत्र में अगर तलवार सम्राट प्रकट नहीं होता तो कौन उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। गुरु, आपको कुछ दिव्य संप्रदाय नक्षत्रीय जीवों के लिए व्यक्तिगत रूप से बाहर आने की क्या आवश्यकता है? अंजू, गड़बड़ मत करो। दिव्य संप्रदाय नक्षत्रीय जीव बच्चों का खेल नहीं है। 4 साल में नक्षत्रीय जीव आपदा शुरू हो जाएगी। उस अवधि के दौरान 9 प्रांतों को अभी भी अराजकता से बचने की जरूरत है। लेकिन गुरु, आप समझने के लिए एकांत में हैं। अगर आप अभी बाहर आते हैं तो क्या इससे महत्वपूर्ण मामले में देरी नहीं होगी? ये ठीक है, मैं अपने तलवार के इरादे का उपयोग करके एक शरीर बनाऊंगा। इससे मेरे एकांत में देरी नहीं होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में एक शरीर जो बिल्कुल उसके जैसा था अचानक बन गया। हालांकि उसकी तुलना में इसमें थोड़ी सी आकर्षण की कमी थी और यह मूल शरीर जितना शक्तिशाली नहीं था। हालांकि मेरे तलवार के इरादे से बना मेरा ये क्लोन केवल ज़ियानटियन 7वीं कक्षा में है। इसने मेरे तलवार के इरादे को संघनित किया है। इसे उसी कक्षा के लोगों के बीच अजेय कहा जा सकता है। उसके लिए ज़ियानटियन दायरे की 7वीं कक्षा के कुछ नक्षत्रीय जीवों को मारना कोई समस्या नहीं है। उसे तुम्हारे साथ जाने दो। दूत के दिल में एक हिंसक तूफान उमड़ आया। एक तलवार का इरादा ज़ियानटियन दायरे की 7वीं कक्षा के एक अवतार को संघनित कर सकता है। क्या ये 9 प्रांतों के सच्चे सैन्य कला विशेषज्ञों की नींव थी? प्राचीन काल से 9 प्रांतों की भूमि में एक अतुलनीय रूप से शानदार सैन्य कला संस्कृति का जन्म हुआ था। इसने अनगिनत सैन्य कला विशेषज्ञों को भी जन्म दिया जो समय की नदी की तरह आश्चर्यजनक और अमर जैसे थे। वे सभी 9 प्रांतों की महिमा थे। 1000 साल बाद भी वे अभी भी 9 प्रांतों के इतिहास और सभ्यता में सबसे शानदार स्ट्रोक थे।
आज किंवदंती अभी भी चल रही थी। विश्व ड्रैगन सूची में नंबर 1 अजय कुमार तलवार सम्राट, विश्व फीनिक्स सूची में नंबर 1 समीरा अग्निकृपाण। उनके सामने तलवार संत लक्ष्मण कुमार 9 प्रांतों की महिमा थे। यह उनके कारण था कि 9 प्रांत पिछले 200 वर्षों में इतने सारे नक्षत्रीय जीव आपदाओं का सफलतापूर्वक विरोध करने में सक्षम थे और वे बर्बर लोगों के शीर्ष सैन्य कला विशेषज्ञों का भी विरोध करने में सक्षम थे। अगर ऐसा नहीं होता तो 9 प्रांतों की चकाचौंध वाली सैन्य सभ्यता को उन लालची दुष्टों द्वारा बहुत पहले ही छीन लिया गया होता। अब वह अपनी आंखों से लक्ष्मण कुमार जैसे एक विशेषज्ञ की सम्माननीय उपस्थिति को देखने में सक्षम था। उसे वास्तव में इस जीवन में कोई पछतावा नहीं था। वरिष्ठ तलवार संत उन दिव्य संप्रदाय नक्षत्रीय जीवों ने अभी अभी भाग निकले हैं और उन्होंने अभी तक निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। 9 प्रांत चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उन पर सिर करें ताकि उन्हें निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। लक्ष्मण कुमार ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, वापस जाओ और मुझे रिपोर्ट करो। नक्षत्रीय जीवों को मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही उसने बात की, लक्ष्मण कुमार का अवतार एक तलवार की किरण में बदल गया और बादलों में गायब हो गया। उसका मूल शरीर फिर से गायब हो गया। जिस तरह से वह चुपचाप आया था उसी तरह वह हवा या बादलों के एक निशान के बिना चुपचाप चला गया। लक्ष्मण कुमार की शिष्या अंजू भी मुड़ी और तलवार के रास्ते से निकल गई। दूत खुद को आह भरने से रोक नहीं पाया। क्या ये वरिष्ठ तलवार संत की ताकत है? ये बहुत मजबूत है। मैं एक ज़ियानटियन दूसरी कक्षा का महागुरु हूँ और मुझे कुछ उपलब्धियों वाला व्यक्ति माना जा सकता है। एक तलवार संत का सामना करते हुए मुझे डर है कि मैं एक चींटी जितना भी अच्छा नहीं हूँ। जल्द ही वह फिर से खुशी से हंसा। तलवार संत 9 प्रांतों के हैं, वह भी 9 प्रांतों के हैं। क्या ये भी एक महान सम्मान नहीं है? अगर वह किसी और राज्य से होता तो वह रो रहा होता। दूसरी ओर आर्यन ने शहर में अपना भोजन समाप्त किया और उपनगरों में अपने घर की ओर चला गया। वह बहुत खुश नहीं लग रहा था। चूंकि उसने नक्षत्रीय जीव के मांस को खा लिया था, अब वह इन साधारण भोजन को खाता था, अक्सर बिना ज्यादा स्वाद के। विशेष रूप से दिव्य स्तर के नक्षत्रीय जीवों का मांस, चाहे वह राजा इला, नवरोज या यहाँ तक कि काला कछुआ संत दूत या काले आंखों वाले नाग थे, वे सभी इन साधारण व्यंजनों की तुलना में कई गुना बेहतर थे। दिव्य स्तर के नक्षत्रीय जीवों का मांस ताजा और कोमल था। जब कोई एक कौर लेता था तो इसमें न केवल ताजे मांस के टेंडन्स, कोमलता और नाजुकता होती थी, उसी समय उनके पास बेहद शक्तिशाली रक्तसार और आध्यात्मिक ऊर्जा भी होती थी। उस कौर के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा उनके मुंह में फट गई। समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा लाई गई संतुष्टि, साथ ही उनके शरीर को धोने वाली ताजा भावना किसी भी व्यंजन से अतुलनीय थी। यह शायद यही कारण था कि सैन्य कलाकार अपनी खेती के दिव्य महागुरु पद तक पहुंचने के बाद खाना पसंद नहीं करते थे, है ना? साधारण भोजन खाना पहले से ही ज़ियानटियन दायरे की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ था, इसलिए वे इसे नहीं खाते थे। इससे आर्यन भविष्य में खाने के लिए और अधिक महागुरु स्तर के नक्षत्रीय जीवों को पकड़ने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गया। यह न केवल उसकी भूख को संतुष्ट कर सकता था, बल्कि यह मानव जाति को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसके बारे में बोलते हुए वह हमेशा एक समस्या को समझना चाहता था। ज़ियानटियन दायरे ने क्यों नहीं खाया और नक्षत्रीय जीव पतित और गायब नहीं हुआ? सामान्य जैविक विकास के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नहीं खाता था तो आंतों की पाचन तंत्र बेकार होनी चाहिए, है ना? बाद में आर्यन ने एक उचित स्पष्टीकरण सोचा और वह ये था कि उच्च सैन्य दुनिया खुद ही अनुचित थी, इसलिए ये समझ में आता था कि कभी कभी थोड़ा अनुचित होगा। जैसे ही वह उस सवाल के बारे में सोच रहा था, वह अचानक रुक गया और दूर की छत पर देखने के लिए अपना सिर उठाया। वहां एक मारने का इरादा छिपा हुआ था। हालांकि यह अच्छी तरह से छिपा हुआ था, यह उसकी धारणा से छिपा नहीं सकता था। उसने सप्तर्षि की भव्य रहस्य को सक्रिय किया और तुरंत उसकी उपस्थिति के बारे में पता लगाया। उसकी आकृति आकर्षक थी और उसने एक पंथ का कोट पहना हुआ था। अगर वह जय नहीं थी तो और कौन हो सकता था? जब उसने अपना सिर उठाया तो दूसरे पक्ष ने जाहिर तौर पर उसे देखा था। उसके पंथ के कोट के नीचे छिपी नवरोज की आध्यात्मिक ऊर्जा की एक फुसफुसाहट ने तुरंत चिल्लाया, ये वह है, ये वह है, ये वह है। जय की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। तो यह इंसान है। वरिष्ठ नवरोज, कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें। ये कनिष्ठ जाएगा और अब उसे नष्ट कर देगा। नवरोज की आध्यात्मिक ऊर्जा ने जल्दी से कहा, मत करो, रुको, लापरवाही से काम मत करो। हमें केवल ये जानने की जरूरत है कि वह जयमेंगला शहर में है। हमें अभी के लिए तेज धार से बचना चाहिए और आगे की योजना बनानी चाहिए। क्या होगा अगर तुम उसे हरा नहीं पाओ? नक्षत्रीय जीव कबीले की योजना बर्बाद हो जाएगी। जय मुस्कुराया, वरिष्ठ, बहुत ज्यादा चिंता मत करो। ये समझ में आता है कि आप मेरी ताकत नहीं जानते। हालांकि मेरे पास, जय, केवल एक दिव्य संप्रदाय स्तर है। मैं एक पर एक लड़ाई में कभी किसी से नहीं डरा हूं। यह उल्लेख नहीं है कि दूसरा पक्ष सिर्फ एक इंसान है। भले ही वह एक दिव्य महागुरु हो, उसके लिए मुझे हराना असंभव है।
इसके अलावा भले ही मैं वास्तव में उसे मार नहीं सकती, मेरे लिए अपने जीवन के साथ भागना मुश्किल नहीं है। वरिष्ठ, बस रुको और देखो। नवरोज कुछ कहना चाहता था, लेकिन जय पहले ही छत से कूद चुका था। इससे नवरोज अवाक हो गया। जय शायद बहुत आत्मविश्वासी थी। क्या आजकल सभी युवा नक्षत्रीय जीव इतने अहंकारी हैं? अब यह एक दया थी। किसी के लिए आकर उसे बचाना आसान नहीं था, लेकिन अब वह इसे फिर से बाहर भेजने जा रहा था। अगली बार जब वह एक शक्तिशाली दिव्य महागुरु स्तर के नक्षत्रीय जीव के आने का इंतजार करना चाहता था, तो उसे नहीं पता था कि उसे कब तक इंतजार करना होगा। उसे बस उम्मीद थी कि आर्यन अपना गुस्सा उस पर नहीं निकालेगा। हालांकि इसके बारे में सोचते हुए यह उस हद तक नहीं होना चाहिए। आखिरकार उसकी आध्यात्मिक भावना की वह फुसफुसाहट अच्छी तरह से छिपी हुई थी। जब तक जय ने उसे उजागर नहीं किया, तब तक उसे ज्यादा समस्या नहीं होगी। वास्तव में मेरे स्थान का पता लगाने में सक्षम होना, जैसा कि वरिष्ठ नवरोज से अपेक्षित था, वह व्यक्ति जिसने मुझे सतर्क किया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने दूसरे पक्ष को देखा और उसकी आंखों में समझ का एक संकेत दिखाई दिया। मैंने सोचा था कि यह एक इल्ली थी जो कहीं से कूद गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक ऑक्टोपस का अधीनस्थ होगा। इससे आर्यन कुछ अप्रसन्न हो गया। वह नवरोज थोड़ा बेईमान था। उसे पहले ही आर्यन द्वारा भूमिगत सील कर दिया गया था, फिर भी उसने इन छोटी चालों को करने की हिम्मत की। वह बस मौत को निमंत्रण दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए नवरोज से जाकर बात करना आवश्यक था, फिर आसानी से कुछ ऑक्टोपस मांस प्राप्त करने के लिए उसे काटना था। आर्यन अभी भी पहले से ऑक्टोपस ताकोयाकी और ऑक्टोपस बारबेक्यू से संतुष्ट नहीं था। तुम वास्तव में वरिष्ठ नवरोज के असली रूप को कहने की हिम्मत करते हो। इंसान, तुम मौत को निमंत्रण दे रहे हो। जय की आंखों में एक भयंकर नजर चमकी। नक्षत्रीय जीवों के बीच एक अलिखित नियम था, जो दूसरों को अपने असली रूपों पर लापरवाही से चर्चा करने से रोकना था। ये वैसा ही था जैसे इंसान दूसरों को ये कहना पसंद नहीं करते थे कि वे बदसूरत या सुंदर थे। यह एक बेहद अनादरपूर्ण मामला था। आर्यन ने सीधे उसके सम्मानित वरिष्ठ नवरोज को उसके सामने एक ऑक्टोपस कहा। यह एक मानव लड़की के सामने उसके मूर्ति को कुत्ता दो कहने से अलग नहीं था। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आर्यन के विचार भी नवरोज से उसकी ओर स्थानांतरित हो गए। ज़ियानटियन 7वीं कक्षा दिव्य महागुरु, तुम्हारा मांस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आर्यन ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली से वार किया। वह प्रतीत होता है कि कोमल हथेली जय की आंखों में तुरंत बढ़ गई थी जब इसे बाहर निकाला गया था। उसी समय ये जबरदस्त दबाव के साथ था कि जय भी विरोध करने में असमर्थ थी। एक पल में इसने जय को ऐसा महसूस कराया जैसे वह उस क्षण एक तुच्छ चींटी में बदल गई थी। वह इतनी तुच्छ थी। अच्छा नहीं, उस क्षण उसने अचानक समझा कि वरिष्ठ नवरोज ने उसे इतना लापरवाह नहीं होने के लिए क्यों कहा था। वह साथ ही एक साधारण मानव दिव्य महागुरु कैसे हो सकता था? उसकी खेती के साथ भले ही वरिष्ठ नवरोज का क्लोन व्यक्तिगत रूप से आया हो, वह उसे हराने में सक्षम नहीं होगा, है ना? वरिष्ठ नवरोज, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? जय का अंतिम विचार अंतहीन घृणा से भरा हुआ था। उसे अपनी मूर्खता से नफरत थी और नवरोज से भी ज्यादा नफरत। अंतिम बुनियादी मुष्टि तकनीक। जैसे ही आर्यन और नवरोज की आध्यात्मिक भावना चली गई, कुछ रोशनी की किरणें आईं। सबसे पहले आने वाले स्वाभाविक रूप से दीपक चंद्रा थे। वह एक महान महागुरु थे। वर्तमान में जैमेंगला शहर में आर्यन और धर्मराज को छोड़कर उन्हें सबसे ऊंचा माना जा सकता था। जब दीपक चंद्रा ने उस हथेली की तकनीक को देखा तो वह पूरी तरह से चकित रह गया। क्या एक शक्तिशाली हथेली की तकनीक! इसकी ताकत निश्चित रूप से एक प्रमुख संप्रदाय से ऊपर है। अगर उस हथेली ने अन्य जमीन पर प्रहार किया होता तो दीपक चंद्रा इतना चौंकता नहीं। हालांकि इसने जैमेंगला शहर की सड़कों पर प्रहार किया था। उस दुनिया में भवन निर्माण सामग्री पहले से ही आर्यन के पिछले जीवन में भवन निर्माण सामग्री की तुलना में कई गुना मजबूत थी। यहाँ सड़क पर 10 फीट गहरी हथेली का प्रिंट छोड़ने में सक्षम होना और दोष इतने साफ थे, दीपक चंद्रा का मानना था कि उसके स्तर के साथ वह इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर पाएगा। एक पल रुको, क्या ये हो सकता है कि हथेली की तकनीक फिर से वरिष्ठ द्वारा की गई थी? आखिरकार जैमेंगला शहर में केवल वरिष्ठ के पास ऐसी खेती है। हालांकि उस क्षण धर्मराज की आवाज पीछे से आए, अमिताभ, ये संभव नहीं होना चाहिए, है ना? क्या उस वरिष्ठ ने हथेली तकनीकों की खेती की होगी? वह कितना स्वर्ग विरोधी होगा। दीपक चंद्रा मुड़ा और अभिवादन किया, गुरु धर्मराज। इसके बाद उसने फिर से बात की, वरिष्ठ कृपाण तलवार अमर पहले से ही कृपाण और तलवार तकनीकों को जानते हैं, साथ ही उपचार तकनीकों को भी जानते हैं और यहाँ तक की संरचनाओं को भी जान सकते हैं। अब जब उन्होंने एक और हथेली की तकनीक को जोड़ा है तो ये बस असंभव है। धर्मराज मुस्कुराया, अगर यह कृपाण तलवार अमर है तो उसे हथेली तकनीकों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह बस आसानी से कृपाण और तलवार तकनीकों का उपयोग कर सकता है जिसका वह आदी है।
वह एक हथेली की तकनीक का उपयोग क्यों करेगा जिसका उसने पहले कभी उपयोग नहीं किया है? वास्तव में वह नहीं जानता था कि आर्यन ने हथेली की तकनीक का उपयोग क्यों किया था। वह पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि वह सामग्री की अखंडता को नष्ट नहीं करना चाहता था। इसके अलावा आर्यन ने अभी अभी तथागत दिव्य मुष्टि सीखा था और अभी तक इसका उपयोग नहीं किया था। इसलिए वह इसका उपयोग करना चाहता था और इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। धर्मराज के शब्दों ने दीपक चंद्रा को एक पल के लिए विचार करने के लिए मजबूर किया। यह मैं भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल पूरे जमेंगला शहर में सबसे अधिक उम्मीद वाला व्यक्ति वरिष्ठ कृपाण तलवार अमर है। धर्मराज मुस्कुराया और आगे बढ़ा। हालांकि जिस पल उसने हथेली की तकनीक को देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर डगमगाने लगा। ये कैसे संभव है? दीपक चंद्रा कुछ हद तक भ्रमित था। गुरु धर्मराज, क्या आप इस हथेली की तकनीक को पहचानते हैं? धर्मराज ने सिर हिलाया और एक उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं अब ये निर्धारित कर सकता हूं कि यह हथेली की तकनीक निश्चित रूप से वरिष्ठ कृपाण तलवार अमर द्वारा नहीं की गई थी। आपको कैसे पता? प्रोफेसर दीपक ने जयनगर अकादमी में इतने वर्षों तक सैन्य कला का अध्ययन किया। क्या आपने कभी सुना है कि मेरे शाओलिन में एक हथेली की तकनीक है जो आसमान से गिरती है? दीपक चंद्रा के शरीर पर सभी बाल खड़े हो गए। आपका मतलब शाओलिन हथेली तकनीक से है जो सैकड़ों वर्षों से खो गई है और दुनिया में सबसे मजबूत है, तथागत दिव्य मुष्टि। सही है, ये तथागत दिव्य मुष्टि है। हे भगवान! दीपक चंद्रा बेहद चौंक गया। अगर यह वास्तव में मामला था तो यह वास्तव में कृपाण तलवार अमर के लिए असंभव था। कृपाण तलवार अमर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसके लिए ये कहना असंभव था कि उसने उस अजेय हथेली की तकनीक को प्राप्त कर लिया था जो सैकड़ों वर्षों से शाओलिन में खो गई थी। केवल शाओलिन के एक निश्चित प्रतिष्ठित भिक्षु को जो पीढ़ियों से नीचे पारित किया गया था, वह उस हथेली की तकनीक का उपयोग कर सकता था। हालांकि वह प्रतिष्ठित भिक्षु जो पीढ़ियों से नीचे पारित किया गया था, कहां से प्रकट हुआ? वे सभी जमेंगला शहर क्यों आए? ... उनके सदमे की परवाह किए बिना आर्यन पहले ही जय के शव को घर वापस ला चुका था। माही, बाहर आओ। माही जल्दी से कमरे से बाहर भागी। मैं यहाँ हूँ। मालिक यहाँ क्यों है? आर्यन ने अपनी भंडारण की अंगूठी से जय के शव को बाहर फेंक दिया। माही पहले चौंक गया, फिर उसकी आंखें उत्साह से खाली होने लगीं। यह एक और दिव्य स्तर का नक्षत्रीय जीव है। आर्यन ने सिर हिलाया। मेमने कबाब को भूनने और चिकन पंख और ड्रमस्टिक को भूनने के लिए इस्तेमाल किए गए रैक को बाहर निकालो। इसके अलावा सूप को उबालने के लिए बड़े धातु के बर्तन और स्टोव को बाहर निकालो। मैं इसे तुरंत करवा दूंगा। माही उत्साह से घर में भाग गया और सभी वस्तुओं को बाहर निकाला। ये बहुत भयानक था। उसे एक और दिव्य स्तर का नक्षत्रीय जीव का शव मिला था। अगर वह इस तरह से खाना जारी रखता तो उसे अपनी खेती को फिर से बढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हा, अच्छा, ठीक है। इतने सारे दिव्य स्तर के नक्षत्रीय जीवों के कारण मैं और 100 साल तक आर्यन का गुलाम रहूंगा। मैं पहले 900 साल तक इसका गुलाम रहूंगा। जब वह चीजों को बाहर ले गया तो आर्यन ने तुरंत चिकन के पंजे काट दिए, जय के पंख और पैर काट दिए और फिर चिकन का जिगर और दिल खोद निकाला। हालांकि आर्यन ने जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने जय की मरम्मत करने के लिए आसमान संवारने की तकनीक का उपयोग किया। माही बहुत सहकारी था क्योंकि उसने उन चिकन पंखों और पैरों से पंखों को तोड़ दिया था जो पहले ही काट दिए गए थे। आर्यन के नक्षत्रीय पालतू के रूप में वह आर्यन के इरादों को बहुत अच्छी तरह से समझता था। उसने आसमान संवारने की तकनीक का उपयोग जय को पुनर्जीवित करने और मरम्मत करने के लिए किया, इससे पहले कि वह चिकन पंख और पैर फिर से काटना जारी रखे। उस विधि का उपयोग करके वह एक मुर्गी से बड़ी संख्या में चिकन पंख और पैर प्राप्त कर सकता था और संसाधनों का सबसे अधिक उपयोग कर सकता था। यही कारण भी था कि आर्यन ने तथागत दिव्य मुष्टि का उपयोग करना चाहा। तथागत दिव्य मुष्टि सीधे उसे दम घोंट देगा। यह न तो नक्षत्रीय मूल और न ही आत्मा को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उपचार खेती तकनीक का उपयोग किया जा सकता था। उपचार खेती तकनीक का लक्ष्य एक आत्मा के साथ एक जीवित प्राणी होना था। आसमान संवारने की तकनीक का उपयोग पहले नवरोज के टेंटिकल्स पर नहीं किया जा सकता था। टेंटिकल्स में कोई आत्मा नहीं थी। अगर कोई आसमान संवारने की तकनीक कार्ड का उपयोग करके नवरोज के कई ऑक्टोपस टेंटिकल्स प्राप्त करना चाहता था तो वे केवल उसके मुख्य शरीर या उसके विभाजित शरीर पर उपयोग किए जा सकते थे। उपचार खेती तकनीक की यह विशेषता भी बहुत आसानी से समझ में आती थी। अगर उपचार खेती तकनीक ने आत्मा को आधार के रूप में उपयोग नहीं किया तो सब कुछ को बेतरतीब ढंग से पुनर्जीवित करने में सक्षम होने का उल्लेख नहीं है। शायद टूटे हुए पत्थरों को भी पुनर्जीवित किया जा सकता था। वह बहुत राक्षसी होगा। हालांकि आर्यन का भी एक अनुमान था। अगर उसकी 3 उपचार खेती तकनीकों को भविष्य में संश्लेषित किया जा सकता था तो क्या उसके द्वारा बनाई गई नई उपचार खेती तकनीक इन मृत चीजों को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगी? उस तरह के नियम को नजरअंदाज करते हुए
आसमान संवारने की तकनीक लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करती रही और जल्दी से जय को पुनर्जीवित कर दिया। जय ने अपने सामने आर्यन को एक खाली अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसकी आंखें उलझन से भरी हुई थीं। अजीब, क्या मैं पहले से ही मर नहीं गई हूँ? मैं अभी भी जीवित क्यों हूँ? अगले सेकंड में आर्यन ने उसे बताया कि वह अभी भी जीवित क्यों थी। एक मुर्गी की एक दुखद भीड़ आसमान में चढ़ गई। आर्यन ने फिर से उसके पंख और पैर काट दिए। दूर निर्माण स्थल पर श्रमिकों को यह अजीब नहीं लगा। आखिरकार वह रोना एक मुर्गी द्वारा बनाया गया था, इंसान द्वारा नहीं। आर्यन ने उस चक्र को सैकड़ों बार दोहराया। जय के सैकड़ों जोड़े पंख और पैर काट दिए। जय पूरी तरह से सुन्न हो गई थी। भले ही उसे 56 साल पहले इंसानों द्वारा कैद किया गया था, इससे पहले कि उसे रिहा किया गया था, उसने आज जैसा निराशा कभी महसूस नहीं किया था। वह आर्यन बस एक शैतान था। नहीं, यहाँ तक कि एक शैतान भी उससे इतना क्रूर नहीं था। वह बस एक विकृत था। वह निश्चित रूप से एक इंसान नहीं था। तुम कमीने विकृत, क्या तुम बीमार हो? आर्यन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने हाथों में कार्यों को दोहराना जारी रखा। क्या मजाक था? वह सिर्फ एक मुर्गी को मार रहा था। एक मुर्गी को मारने के बारे में विकृत होने के लिए क्या था? ये देखकर कि आर्यन बेपरवाह था, जय ने ताना मारा और कहा, खुद को क्रूर समझो। इस बूढ़ी औरत को आज तुम्हारे हाथों में गिर गया माना जा सकता है। हालांकि खुद पर बहुत खुश मत हो। मुझे बताओ, मेरे साथी नक्षत्रीय जीव निश्चित रूप से मेरे लिए बदला लेंगे। वे सभी दिव्य स्तर के नक्षत्रीय जीव हैं। जब वे वरिष्ठ नवरोज को बचाएंगे तो उसकी शिखर दिव्य महागुरु स्तर की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से तुम्हें मार डालेगा और तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट देगा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, आर्यन की आंखें अचानक जल उठीं। क्या उस जय का कोई साथी था? अरे भगवान, वे सभी दिव्य महागुरु स्तर पर हैं। वह और माही ने एक दूसरे को देखा। माही समझ गया और तुरंत एक चिकन पंख सौंप दिया जिसे अभी अभी भुना गया था। मालिक, कृपया थोड़ी देर आराम करें और अपनी ताकत को फिर से भरने के लिए 2 भुने हुए पंख खाएं। आर्यन ने सिर हिलाया और जय को फेंक दिया, जिसके पैर और पंख काट दिए गए थे, एक तरफ। फिलहाल उसे नजरअंदाज करते हुए उसने और माही ने चिकन पंखों का आनंद लेना शुरू कर दिया। हालांकि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा और जय के शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक फुसफुसाहट रखी। आध्यात्मिक ऊर्जा की इस फुसफुसाहट के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि जय कहाँ भागा, वह उसे ढूंढने में सक्षम होगा। जय पहले ही आर्यन द्वारा सुन्न हो गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन और मालिक और नौकर के विचार वास्तव में जल उठेंगे, ये सोचते हुए कि उसका मौका आ गया था। उसने तुरंत अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाया और जल्दी से अपने शरीर की मरम्मत की। हालांकि उसकी उपचार तकनीक आर्यन की उपचार तकनीक से बहुत घटिया थी, उसके लिए पहले अपने पैरों को ठीक करना कोई समस्या नहीं थी। अपने पैरों को ठीक करने के बाद उसने इस तथ्य का लाभ उठाया कि आर्यन और मालिक और नौकर उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे और तुरंत भागने के लिए एक रोशनी की धारा में बदल गई। हा, कमीना इंसान, तुम बहुत लापरवाह हो। बस प्रतीक्षा करो, ये बूढ़ी औरत एक दिन इस हिसाब को तुम्हारे साथ करने के लिए वापस आएगी। माही ने आर्यन को एक और चिकन ड्रमस्टिक सौंप दिया। मालिक और नौकर ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। लगता है कि हम बहुत जल्द कुछ नए व्यंजनों को खाने में सक्षम होंगे। मालिक वास्तव में बुद्धिमान है। एक बड़ी मछली को पकड़ने के लिए एक लंबी रेखा डालना हमारे लिए नक्षत्रीय जीवों के लिए खुद को हमारे पास पहुंचाने के लिए इंतजार करने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन इसके बारे में बोलते हुए हमने पहले ही इतने सारे चिकन पंख और चिकन ड्रमस्टिक का स्टॉक कर लिया है। अल्पावधि में हम फिलहाल भोजन के लिए कम नहीं होंगे। आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन जब उसने पूरे आंगन को चिकन पंख और ड्रमस्टिक से भरा देखा तो वह माथा झुकाने से खुद को रोक नहीं पाया। भंडारण की अंगूठी में इतनी सारी चीजों के साथ यह अनुमान लगाया गया था कि वे आधे से अधिक जगह ले लेंगे। लगता है कि भंडारण की अंगूठी में जगह को थोड़ा बढ़ाना बेहतर था। चिकन पंख खाने के बाद मालिक और नौकर ने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्तसार प्राप्त किया। उनके शरीर में ताकत तेजी से बढ़ रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी वर्तमान खेती अभी भी ज़ियानिटियन 8वीं कक्षा में होने से लगभग 30% दूर थी। यह उम्मीद की जानी थी क्योंकि नक्षत्रीय जीवों को खाने से यह बहुत तेज हो गया था। खाने के बाद आर्यन ने राजेंद्र सिंह का फोन नंबर डायल किया। नमस्ते मालिक राजेंद्र, मैं अभी भी कुछ और गाड़ी भर ऑब्सिडियन का ऑर्डर देना चाहता हूँ। क्या आपके पास अभी भी यह है? हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा 2 गाड़ी भर ऑब्सिडियन ढूंढ सकता हूँ। 7 तारे अभी अभी गुजरे हैं और ट्रैफिक पूरी तरह से अपनी पिछली स्थिति में वापस नहीं आया है। अब अगर मैं इस प्रकार की चीज खरीदना चाहता हूँ जो बहुत लोकप्रिय नहीं है, तो मुझे उन बड़े शहरों में जाना होगा। आर्यन ने खुद से सोचा। 2 कारें उसे अपनी भंडारण की अंगूठी के आकार को दोगुना करने में मदद करने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, ये कुछ भी नहीं से बेहतर था। दोस्त, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी खेती में मदद करो।
तो मैं पहले ऑब्सिडियन की इन 2 गाड़ियों को बुक करूंगा। ठीक है, मुझे एक पता दो और मैं इसे तुरंत तुम्हें भेज दूंगा। 7 तारों के संरेखण के बाद शहर की अर्थव्यवस्था को भी काफी बड़ा प्रभाव पड़ा था। राजेंद्र सिंह भी हाल ही में अच्छा समय नहीं बिता रहा था। अब जब आर्यन ने ऑब्सिडियन को ले लिया था, एक दुर्लभ वस्तु जो बेचना आसान नहीं था, और उसके नकदी प्रवाह में कुछ राहत लाई, तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। इसलिए आर्यन ऑब्सिडियन चाहता था। उसने इसे अगले दिन सुबह आर्यन को जल्दी भेज दिया। संयोग से ये सप्ताहांत था। आर्यन संयोग से घर पर था। उसने ऑब्सिडियन में सभी स्थानिक ऊर्जा को परिष्कृत किया और इसे अपनी स्थानिक अंगूठी में मिला दिया। हालांकि आर्यन ने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि स्थानिक अंगूठी ने ऑब्सिडियन की एक गाड़ी और आधे में स्थानिक ऊर्जा को ही अवशोषित किया। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे यह अपनी सीमा तक पहुंच गया था और स्थानिक ऊर्जा को इंजेक्ट करना जारी नहीं रख सकता था। लगता है कि मैंने इसे इसकी सीमा से आगे धकेल दिया है। हालांकि ऑब्सिडियन एक ऐसी सामग्री थी जिसमें स्थानिक ऊर्जा होती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या स्थानिक ऊर्जा भी दुनिया में सबसे मजबूत शक्ति थी। ऑब्सिडियन केवल उन सामग्रियों में से एक था जिसमें स्थानिक ऊर्जा होती थी, और यह सबसे घटिया प्रकार की सामग्री थी। इसलिए अगर कोई अधिक स्थानिक ऊर्जा प्राप्त करना चाहता था तो उसे बेहतर सामग्री प्राप्त करनी थी। एक काठी के साथ एक अच्छा घोड़ा। बेशक इसके अलावा एक और तरीका था, वह एक स्थानिक कंगन बनाना था। अगर यह बड़ा था तो यह स्थानिक ऊर्जा की भंडारण क्षमता को बढ़ा सकता था। हालांकि आर्यन एक आदमी था। अगर उसने एक कंगन पहना तो वह कैसा दिखेगा, इसलिए आर्यन निश्चित रूप से एक कंगन नहीं पहनेगा। अगर उसने कुछ और स्थानिक अंगूठियां बनाई तो यह बहुत हाई प्रोफाइल होगा। हालांकि स्थानिक अंगूठियां भी बहुत आवश्यक चीजें थीं। आर्यन को अधिक से अधिक दिव्य स्तर के नक्षत्रीय जीवों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार उसके द्वारा मारे गए नक्षत्रीय जीवों की संख्या भी बढ़ जाएगी। सभी नक्षत्रीय जीवों को एक बार में खाया जाना असंभव था। कभी कभी वह लंबे समय तक कुछ मांस भी संग्रहित करना चाहता था। इसके अलावा सभी नक्षत्रीय जीव जय और राजा इला जितने छोटे नहीं थे। नवरोज जैसे ऑक्टोपस बहुत बड़ा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक टेंटिकल इतना बड़ा था कि यह स्थानिक अंगूठी में भी फिट नहीं हो सकता था। कोई कल्पना कर सकता है कि उसका मुख्य शरीर कितना बड़ा था। इसलिए आर्यन को अभी भी भंडारण के लिए कुछ विशेष स्थानिक सामग्री प्राप्त करने का एक तरीका सोचना था। अगले कुछ दिनों में आर्यन और माही ने जल्दी से सभी चिकन पंख, चिकन पैर, चिकन दिल और चिकन जिगर खा लिए जो उन्होंने जय के शरीर से काट दिए थे। इसने मालिक और नौकर के रक्तसार और खेती को एक विशाल वृद्धि प्राप्त करने की अनुमति दी। माही की खेती पहले ही 1 बोतल तक बढ़ गई थी और बहुत जल्द उसने अपने आप से हाइबरनेट और विकसित करना शुरू कर दिया। वह ज़ियानिटियन 4वीं कक्षा में थी। इतने सारे दिव्य स्तर के चिकन पंख और ड्रमस्टिक खाने के बाद उसकी खेती में वृद्धि स्वाभाविक रूप से उसके लिए उस स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी जिसकी उसे उन्नति करने की आवश्यकता थी। एक के लिए आर्यन की खेती अभी भी थोड़ी कमी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन पहले से ही ज़ियानिटियन 7वीं कक्षा दिव्य महागुरु पद पर था। एक दिव्य महागुरु, एक दिव्य नक्षत्रीय जीव खाने से प्राप्त ताकत में वृद्धि निश्चित रूप से माही जितनी मजबूत नहीं थी जो उसके स्तर से ऊपर मांस खाता था। हालांकि ये देखकर कि वह ज़ियानिटियन 8वीं कक्षा में उन्नत होने वाला था, आर्यन इसे बाहर खींचना नहीं चाहता था। आखिरकार उसकी ताकत में हर वृद्धि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती थी। हालांकि उसकी भंडारण की अंगूठी में जय के चिकन पंख और ड्रमस्टिक पहले ही खा लिए गए थे। आध्यात्मिक ऊर्जा प्रतिक्रिया ने संकेत दिया कि जय वर्तमान में अभी भी भाग रहा था। दूसरे शब्दों में उसने अभी तक अन्य दिव्य नक्षत्रीय जीवों को नहीं ढूंढा था, इसलिए वह उनका पीछा करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। खाली भंडारण की अंगूठी को देखकर आर्यन थोड़ा कन्फ्लिक्टेड महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह एक दिव्य नक्षत्रीय जीव का मांस कहां से प्राप्त करने जा रहा था। जब वह काम पर था, आर्यन ने अपने दादा की मूर्ति देखी। तभी उसके चेहरे पर फिर से एक मुस्कान दिखाई दी। नवरोज कुछ दिन पहले उसने जय के साथ मिली भगत की थी और वह सिर्फ उसके साथ परेशानी की तलाश में था। अंत में वह उन 2 दिनों में चिकन पंख खाने का आदी हो गया और अंत में उसे भूल गया। क्या गलती थी। इस प्रकार उस दिन आधी रात को आर्यन ने इस तथ्य का लाभ उठाया कि जैमेंगला शहर में हर कोई सो गया था और मूर्ति के नीचे आने के लिए दिव्य इरादे की तकनीक का उपयोग किया। उससे पहले नवरोज की टेंटिकल ने जमीन में एक छेद खोल दिया था, लेकिन बाद में इसे नगरपालिका निर्माण सामग्री द्वारा भर दिया गया था। यह आर्यन के लिए कोई मुश्किल मामला नहीं था। उसने स्वर्ग छेदन तलवार को सक्रिय किया और सीधे जमीन पर एक सिलेंडर काट दिया। सिलेंडर को बाहर निकालने के बाद वह सीधे भूमिगत जा सकता था। भूमिगत आने के बाद उसने संरचना में एक अंतर खोला और आसानी से नवरोज को सील करने वाले स्थान में प्रवेश कर सकता था। जब से नवरोज ने आर्यन की ताकत देखी थी, वह भूमिगत था और लगन से खेती करना शुरू कर दिया था। हालांकि सील में होने का मतलब था कि वह बहुत कम खेती कर सकता था। एक मच्छर कितना भी छोटा क्यों न हो, वह अभी भी मांस था।
उस क्षण नवरोज ने अभी अभी खेती समाप्त की थी। उसने एक गहरी सांस ली और ऑक्टोपस के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दी। सही है, इन कुछ दिनों की खेती के बाद मेरी खेती थोड़ी बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने मेरे शरीर को सील कर दिया, मेरी रक्त रेखा पर्याप्त मजबूत है। इसके अलावा मेरा शरीर ज़ियानिटियन 9वीं कक्षा के शिखर पर है और इसमें पर्याप्त अनुभव है। इस प्रकार मेरी खेती बढ़ाना अभी भी एक केक का टुकड़ा है। इस दर पर मेरा क्लोन किया गया शरीर 1000 साल के भीतर ज़ियानिटियन 8वीं कक्षा में खेती करने में सक्षम होगा। उस समय इस मुहर को तोड़ना एक केक का टुकड़ा होगा। हा 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 हा। जब वह हंसा तो नवरोज ने अचानक एक आकृति को अपने सामने प्रकट होते देखा। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि वह आकृति कोई और नहीं बल्कि उसका बुरा सपना आर्यन था। तुम यहाँ क्यों हो? नवरोज चिल्लाया और जल्दी से पीछे हट गया। वह सील के करीब चिपक गया और खुद और आर्यन के बीच एक दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की। आर्यन ने उसके शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। उसने केवल उसे देखा और एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा, कुछ दिन पहले वह जय तुम्हारे द्वारा यहाँ लाई गई थी, है ना? नवरोज ने जल्दी से अपने टेंटेकल्स को लहराया। यह मैं नहीं था, यह मैं नहीं था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वह आ रही थी। वह अपने आप से आई थी। इसके अलावा मैंने उसे तुम पर हमला करने नहीं दिया। उसने अपने आप से तुम पर हमला किया। तुम अच्छे मछली पर गलत आरोप नहीं लगा सकते। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं था कि उस समय तुम्हारी आध्यात्मिक भावना की एक फुसफुसाहट उस छत पर थी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ये कैसे संभव है? तो तुमने उस समय इस पूज्य स्वयं के साथ परेशानी क्यों नहीं ढूंढी? नहीं, वह अचानक समझ गया। ऐसा नहीं था कि आर्यन ने उसके साथ परेशानी नहीं ढूंढी थी। ये सिर्फ इतना था कि आर्यन का उसे तब अपना लक्ष्य था। वह आदमी उसके साथ परेशानी ढूंढना चाहता था। वह किसी भी समय उसके साथ परेशानी ढूंढ सकता था। ये बेहद सरल था। वह यहाँ बहुत आसानी से आया था। धिक्कार है। नवरोज के दिल में शक्तिहीनता की एक गहरी भावना दबा दी गई थी। ठीक है, ये पूज्य स्वयं हार मानता है। अगर तुम मुझे मारना या काटना चाहते हो तो करो। हालांकि शाओलिन के लिए इस पूज्य स्वयं को यहाँ भेजना और जैमेंगला शहर में आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना आसान नहीं था। अगर तुम इस पूज्य स्वयं को मारते हो तो जैमेंगला शहर में आत्मा एकत्रित करने वाली संरचना में कोई संरचना का मूल नहीं होगा। उसने अपनी जिद का अंतिम कार्य किया। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए आर्यन ने वास्तव में जो कहा था उससे सहमत था। तुम सही हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। नवरोज चकित रह गया। तो तुम मेरे पास क्यों आए? उसे विश्वास नहीं था कि आर्यन बस उससे बात करने और उसे चेतावनी देने आया था। ऐसा एक सैन्य कला विशेषज्ञ इतना ऊब नहीं होगा, है ना? हालांकि जैसे ही उसने वह सवाल पूछा, आर्यन ने एक कृपाण की रोशनी के साथ वार किया, उसके 2 टेंटिकल्स को मौके पर काट दिया। छपाक, ताजा खून बुरी तरह से छिटक गया और नवरोज तुरंत दर्द में चिल्लाया। आह आह आह, क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम मुझे नहीं मारोगे? आर्यन ने दोनों टेंटिकल्स को अपनी स्थानिक भंडारण की अंगूठी में संग्रहित किया। क्या मैंने तुम्हें मार डाला? मैंने नहीं किया, है ना? मैंने केवल तुम्हें मेरी खेती में मदद करने के लिए कुछ रक्तसार प्रदान करने के लिए कहा। ये कहने के बाद आर्यन मुड़ा और चला गया। चूंकि तुम खेती कर सकते हो, तुम्हें खुद को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए। मैं तुम्हारी अब और मदद नहीं करूंगा। आर्यन को फिर से मुहर लगाते और स्वैगरिंगली छोड़ते हुए देखकर नवरोज इतना गुस्सा था कि वह लगभग फट गया। अह, मछली को धमकाना बहुत ज्यादा है। मछली को धमकाना बहुत ज्यादा है। अगर यह पूज्य स्वयं यहाँ नहीं होता तो उसे तुमसे ऐसी अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। धिक्कार है इंसान, बस प्रतीक्षा करो। यह मुख्य शरीर इस हिसाब को तुम्हारे साथ जल्द या बाद में निपटाएगा। बस 1500 साल। 1500 साल में यह मुख्य शरीर निश्चित रूप से तुम्हें जिंदा खाएगा, तुम्हें जिंदा छील देगा, तुम्हारे टेंडन्स को बाहर निकाल देगा और तुम्हें एक लोहे की प्लेट वाला व्यक्ति बना देगा। उसका गुस्सा आसमान कम भक्त। थोड़ी सी खेती करना आसान नहीं था। इस बार यह शायद फिर से बर्बाद हो जाएगा। वह कमीना इंसान। ... आर्यन, जिसे ऑक्टोपस का मांस मिला था, तुरंत घर वापस नहीं आया। इसके बजाय वह बिहार प्रांत और झारखंड प्रांत की सीमाओं के पास बड़े पहाड़ों में गया। उसकी खेती बस थोड़ी सी कमी थी। जब तक वह उस ऑक्टोपस के मांस को खाता था, वह निश्चित रूप से सफलतापूर्वक उन्नत होने में सक्षम होगा। उन्नत होने के बाद निश्चित रूप से एक स्वर्ग और पृथ्वी की घटना होगी। ज़ियानिटियन 6ठी कक्षा में तोड़ने के बाद पहले से ही एक घटना होगी और हर बार यह मजबूत और मजबूत होती जाएगी। अगर ज़ियानिटियन 8वीं कक्षा के असामान्य संकेत जैमेंगला शहर में रखे गए थे तो यह शायद एक विशाल सनसनी पैदा करेगा। आर्यन ने एक आग शुरू की और उन टेंटिकल्स को भुनाया जो 2 विशाल काले आंखों वाले नागों के बराबर थे। उन्हें काली मिर्च, नमक, जीरा और मिर्च पाउडर के साथ छिड़का। संचालन की एक श्रृंखला के बाद सुगंधित भुना हुआ ऑक्टोपस ताज़ा पकाया गया था।
जब उसने 2 ऑक्टोपस टेंटिकल्स खाए तो उसके शरीर में रक्तसार तेजी से फैलना शुरू हो गया। उस क्षण एक दिव्य बिजली का बोल्ट अचानक आसमान से नीचे गिर गया। गड़गड़ा विशाल दिव्य बिजली ने सीधे आर्यन के बगल में एक बड़े पेड़ को राख में काट दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। यह क्या स्थिति थी? ज़ियानटियन 8वीं कक्षा में उन्नत होने के बाद क्या वह उन अमर खेती उपन्यासों की तरह बिजली से मारा जाने वाला था? हालांकि थोड़े समय के अवलोकन के बाद आर्यन आखिरकार समझ गया। वह थंडरक्लाउड अभी उस पर प्रहार करने वाला नहीं था। ये बात के दायरे में प्रहार कर सकता था। अब ऐसा लग रहा था कि यह उसे बंद कर रहा था। क्या ये हो सकता है कि ज़ियानटियन 9वीं कक्षा में उन्नत होने के बाद अगर वह दिव्य संप्रदाय को छोड़ना चाहता था और राजा पद तक उन्नत होना चाहता था तो उसे बिजली से मारा जाएगा?